Okay, let us begin. So vegetative propagation पे हम थे. So vegetative propagation is because of I was explaining birds. Birds के बारे में मैं explain कर रहा था. So birds कितने type के होते हैं? Birds are nothing but they are growth point. Okay, so birds are growth point, and I have many types of birds in case of flowers especially. जहाँ पे अपन plants के case में जब अपन vegetative पढ़ते हैं. So in case of plants we can have vegetative bud. Vegetative bud मतलब कौन सा bud students? A bud which can give rise to stem लीव or leaves. Correct है? Stem or leaves. ठीक है? Then we have floral bird, also known as reproductive bird, which will give rise to flower. flowers. Correct. So ये इनके function के हिसाब से I'm defining them. I can also define them according to their location. So according to their position or location, we can define birds. We can classify birds as apical bud or terminal bud and lateral bud. ठीक है, टर्मिनल बर्ड और लैटरल बर्ड. अपाइकल बर्ड और लैटरल. लैटरल मतलब क्या? साइड में रहेगा. ठीक है. सो ये सारे बर्ड्स जो होते हैं यहीं से नए नए पार्ट्स ग्रो होंगे, एंड देयरफॉर इट इज कंसिडर्ड एज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. इसका एग्जांपल्स क्या हैं? स्टोलॉन, रनर, ये सारे इनके एग्जांपल्स हैं. ओके, नेक्स्ट पेज नंबर 8 स्टूडेंट्स. पेज नंबर 8 पे आ जाओ. पेज नंबर 8 पे आपको ये से प्रश्न जो एग्जांपल्स हैं जो आपने ऑलरेडी कवर. पेज नंबर 7 पे वो जो 6th एग्जांपल है ना, 5th एग्जांपल जिंजर के नीचे वाला, तो वो हाँ. ऑफसेट क्या है उसमें? एक मिनट. कहाँ पे बात कर रहा है तू? पेज नंबर 7 या 6? सर 7 का जिंजर के नीचे वाला जो डायग्राम है ना, उसमें जो ऑफसेट क्या है? ऑफसेट. सो ये ऑफसेट वाला अपन ने कहाँ पढ़ा था? एक्वाटिक केस पे. वाटर हाइसिंथ दिया है, देख प्लांट का नाम. एक्वाटिक प्लांट्स में वी हैव स्टडीड ऑफसेट, है ना? जो स्टोलॉन और रनर जो अपन पढ़ते हैं, स्टोलॉन, रनर, सकर, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में. उसका वर्क क्या है दिस इज इन सर केस ऑफ ऑफसेट का? एक्वाटिक. दिस हेल्प्स इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन. ऑफसेट का रोल वही है. ये देखो, ऑफसेट मतलब क्या? ये देख, सिंपल सी बात है. सपोज एक प्लांट बॉडी है, सपोज ये एक प्लांट बॉडी है. ठीक है, अगर यहाँ से ग्रोथ स्टार्ट हुआ, यहाँ से ग्रोथ स्टार्ट हो गया, ठीक है, यहाँ से ग्रोथ स्टार्ट हुआ, और इस ग्रोथ पे हर पॉइंट पे एक नोड है. ये देख, यहाँ पे एक नोड, इट हैज नोड ओवर हियर, इट हैज नोड ओवर हियर, and on every node has a potential to give rise to a new plant. Every node has a potential to give rise to a new plant. So new plant कैसे ग्रो होगा? यहाँ पे ऊपर की तरफ शूट एंड नीचे की तरफ रूट एंड फर्दर ऐसे इस तरह से. तो ये मेरे ग्रोथ पॉइंट बन रहे हैं. ये मेरा प्रोपोगेशन हो रहा है. द प्लांट इज फ्लरिशिंग, द प्लांट इज स्प्रेडिंग, इट इज गिविंग राइज टू न्यू ऑर्गेनिजम्स, न्यू प्लांट्स. दैट इज व्हाई आई एम स्टडीइंग इट अंडर द रिप्रोडक्शन पैटर्न. अंडरस्टूड? The branch is coming from where? Buds or no? ओके, सो अभी इसको ये देख, नोड पे प्रेजेंट रहते हैं बड. इन नोड्स पे बड्स प्रेजेंट रहेंगे which will develop into plant. Alright? But the stem से branch जो निकल रहा है वो कौन सी जगह से निकल रहा है? वो भी पूछिए है. क्या वापस पूछ, तेरी आवाज ब्रेक हो रही है. ये स्टेम है सर. स्टेम से जो जहाँ से ब्रांच निकल रहा है वो कौन सा पार्ट है जहाँ से स्टेम ब्रांच निकल रहा है? ओके, दैट इज नोड. अभी देख कैसा होता है, मैं बताता हूँ. ये देख, अदनान ना, अदनान, यस सर. ये देख, सिंपल सा ये स्टेम बना लिया हमने. ठीक है, अब इस स्टेम पे ये ऐसा कुछ मैं कर देता हूँ. ये देख, ये स्टेम पे मुझे ये जो पार्ट है ना, इस पार्ट को तू क्या बोलेगा अदनान? इस पार्ट को मैं बोलूंगा नोड. वेरी गुड. इस पार्ट को भी मैं बोलूंगा नोड. करेक्ट. देन ये जो पार्ट है अदनान, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट है, इसको बिकॉज इट इज बिटवीन टू नोड्स, इंटरनोड. इट एज इंटरनोड. शाबाश, इंटरनोड. करेक्ट है. नाउ at the nodes we have bud. ठीक है, सो यहाँ पे मैं बड ड्रॉ करता हूँ. चल, तो इस तरफ मैं ड्रॉ करता हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड. ओके, यहाँ पे मैं एक बड ड्रॉ करता हूँ इस नोड पे. सपोज दिस इज अ बड. ठीक है, तो अभी इस बड को मैं कैसे क्लासिफाई करूं? दिस बड इज राइट नाउ लैटरल बड बिकॉज
एक्सिस पे बैठा है, एक्सियल बड बोलूं या लैटरल बड बोलूं, चलेगा लोकेशन के हिसाब से। अगर अब मुझे अदनान पूछता है कि सर ये बड से क्या ग्रो होने वाला है, सपोज मैं बोलता हूँ कि इस बड से नेक्स्ट ब्रांच आने वाला है, ठीक है, या लीफ आने वाला है, तो मैं इस बर्ड को क्या क्लासिफाई करूंगा, बता अदनान, कैसे क्लासिफाई कर दूंगा इस बर्ड का, मैं नाम क्या दे दूंगा? सो मैं इस बर्ड को बोलूंगा, अरे वाह तू तो कौन सा बर्ड है, वेजिटेटिव। वेजिटेटिव बर्ड है ना। लोकेशन के हिसाब से यू आर एक्सियल बर्ड और lateral bud, but because of your function, because of the organs which are going to give rise to, you are a vegetative bud. If in case you say that this bud is going to give rise to a flower, so I'll say it is a floral bud. Understood? ओके सर, जो आपने लास्ट स्लाइड पे दिखाया वो वेजिटेटिव बर्ड विल गिव राइज टू स्टेम्स एंड लीव्स एंड फ्लोरल वर्ल्ड गिव्स राइज टू फ्लावर। करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है। ओके ओके, हाँ, अभी देखो स्टूडेंट्स, नाउ आई विल डायरेक्टली गो टू पेज नंबर 9, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर और एंट्री मारते हैं, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर पेज नंबर 8 पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन दिया है। पेज नंबर 9 पे इफ आई गो, दे हैव गिवन यू two phases, juvenile phase and vegetative phase. So what do we mean by these terms? Juvenile phase, कभी आपने न्यूज में ये टर्म सुना होगा, जुवेनाइल केसेस एंड Juvenile Under is like 18. young people. अंडर 18। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जुवेनाइल फेज के लिए ऑल्टरनेटिव टर्म है, इफ आई कंसीडर प्लांट्स, तो ऑल्टरनेटिव टर्म है उनके लिए वेजिटेटिव फेज। सो व्हाट इज दिस स्टूडेंट्स? जैसे आपने बोल दिया अंडर 18 है ना, अंडर 18 जैसे Before reproduction. yes, before, see there is one phase where the organism has to develop so that it can reproduce, okay, before the organism is ready to reproduce, that phase is known as juvenile phase, जहां पे अभी organism reproduce नहीं कर सकता, okay, it is still developing. So that stage of reproduction, that stage of development is known as juvenile phase. Is that सर understood? बिफोर मैच्योरेशन फेज बोल सकते हैं। हाँ, करेक्ट है, करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट नीचे आ जाओ स्टूडेंट्स। Sir, will you repeat juvenile phase? सॉरी, Will you repeat juvenile phase? juvenile phase is the phase where the organism is still developing. It is the phase just before the organism can reproduce. ऐसा बोलते हैं, देख organism को एक level of maturity, that body of organism has to attain a level of maturity. It has to grow to an extent where it can start reproducing, where it is active with regards to reproduction. So to attain that stage of life where it is maturing right now so that it can reproduce later on, that stage is known as juvenile phase. Okay. and so reproducing phase is known as vegetative phase, right? Reproduction phase is known as Vegetative phase, ना? नहीं नहीं नहीं, अरे वेजिटेटिव फेज इज द सेम चीज। जुवेनाइल सपोज ह्यूमन बींग्स में तो यूज कर रहा है, तो वेजिटेटिव तो यूज करेगा प्लांट्स के केस में। समझ में आया? ओके हाँ, ओके, देन नीचे आते हैं। नीचे आपको ईस्ट्रस साइकिल एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल भी दिया है स्टूडेंट्स, तो ये पार्ट आप डिस्कस करेंगे आपके साथ बीएससी सर ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में, कल जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आपका, ठीक है, मॉर्निंग बोर्ड्स वालों के लिए भी है, नीट वालों के लिए भी है वो चैप्टर, वो लेक्चर आपका। आई विल डायरेक्टली गो टू दी पेज नंबर 10, जहां पे मैं लास्ट लेक्चर में आपको सेग्रीगेट करने बोला था। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, इस पूरे चैप्टर में अब इसके आगे का जो सेगमेंट है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द टर्म एंड यू हैव टू क्लासिफाई द टर्म। यू हैव टू क्लासिफाई इट इनटू 3 events, any of these 3 events. So पहला कौन सा, सबसे पहला इवेंट कौन सा है स्टूडेंट्स? Fertilization. Very good. And second event is Fertilization. फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजर। अभी ये कैसा है, ये मैंने खुद का एक इवेंट बना लिया है जानबूझ के, ताकि मैं आपको इस पे क्वेश्चंस पूछ पाऊं, ठीक है। एंड देन मतलब इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में चीजें ऐसे पूछने की क्या इंक्लूड होता है, क्या इंक्लूड होता है, बट हम अपने केस में विल स्टडी दिस, ओके। एंड देन वी हैव नेक्स्ट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन, बिकॉज फर्टिलाइजेशन इन इटसेल्फ इज अ प्रोसेस। सो उसके दौरान क्या क्या होता है वो तो हम प्रोसेस में एक्सप्लेन करते ही, बट स्टिल चलो स्टार्ट करें। सो नाउ अगेन एक एक टर्म में लूंगा यहाँ पे राइट हैंड साइड, एंड आई विल कीप ऑन एक्सप्लेनिंग देम वन बाय वन, ओके स्टूडेंट्स। सो आपको पेज नंबर 10 पे क्या क्या टर्म मिलेंगे? सबसे पहला टर्म pre-fertilization events we are discussing first. So under pre-fertilization events, students, you will get the first term, that is gametogenesis. Gametogenesis. तो मैं उसको कैसे पढ़ाई करूंगा पता है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, चलो। सो आपने अब तक क्या पढ़ा है प्लांट की, किसमें हमने पढ़ा है? अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको मैं बता देता हूँ।
इन केस ऑफ प्लांट स्टूडेंट्स वी नो वेरी वेल व्हाट इज एंथर, है ना? सो एंथर के अंदर क्या प्रोड्यूस होता है स्टूडेंट्स? एंथर के अंदर प्रोड्यूस होता है pollen grain. pollen grain. वेरी गुड, पोलन ग्रेन। एंड पोलन ग्रेन के अंदर क्या प्रोड्यूस होता है? मेल गैमीट, Male gametes. करेक्ट, हम इसको बोल देते हैं मेल गैमीट्स। ओके, दिस इज इन केस ऑफ प्लांट्स। सो अभी मैं इसको क्या बोलूंगा स्टूडेंट्स? ये जो प्रोसेस है पहला वाला, इस प्रोसेस को हमने ऑलरेडी क्या डिफाइन किया है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। डू यू रिमेंबर दिस प्रोसेस? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। Yes. एंड स्टूडेंट्स पोलन ग्रेन को ही हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर, है ना? तो माइक्रोस्पोर को प्रोड्यूस करना, उस प्रोसेस का नाम है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। एंड यहाँ पे इन दिस चैप्टर इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई कि पोलन ग्रेन को ही हम क्या बोलते हैं? मेल गैमीटोफाइट। सो आई एम नॉट राइटिंग मेल ओवर हियर, आई एम जस्ट राइटिंग गैमीटोफाइट। नाउ यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गैमीटोफाइट। गैमीटोफाइट मतलब कौन? वो जो गैमीट बनाता है। गैमीटोफाइट मतलब कौन? वो जो गैमीट बनाता है, जो गैमीट प्रोड्यूस करता है। सो ओवर हियर दिस प्रोसेस, इस स्टेप को मैं क्या बोलूंगा स्टूडेंट्स? इस स्टेप को जहां पे गैमीट बनने वाला है। वेरी गुड, वेरी गुड। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज गैमीटोजेनेसिस। क्या बोलेंगे इसको? गैमीटोजेनेसिस। अंडरस्टूड? वेरी सिंपल। आपको पेज नंबर 10 पे दिया है गैमीटोजेनेसिस, गैमीटोजेनेसिस। ओके, यहां तक बात समझ में आ गई? If you want, you can take a screenshot, students. Yes, sir. Screenshot, okay. अब इसके आगे उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया है? उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि गैमीट्स तो बन गए, चलो मेल गैमीट भी बन गया, फीमेल गैमीट भी बन गया, ठीक है। अब मैं आपको एक्सप्लेनेशन करते जा रहा हूँ और पेज वाइज आपको थोड़ा बहुत आगे पीछे कंटेंट मिल जाएगा, बट पूरा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपका हो जाएगा कंप्लीट। ये देखो, नाउ मेल गैमीट इज प्रोड्यूस्ड, बट मेल गैमीट कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है स्टूडेंट्स? एंथर के अंदर। Suppose if it is cross fertilization, that is cross pollination, suppose, चलो cross pollination, so suppose ये एक प्लांट है, इस प्लांट के ऊपर जो फ्लावर है, दिस इज टाइमिनेट फ्लावर, ठीक है। इस फ्लावर पे एक पोलन ग्रेन है, चलो मैं ये पोलन ग्रेन बना देता हूँ स्टूडेंट्स। ओके, आई ड्रॉ दिस पोलन ग्रेन। सपोज यहाँ पे एक पोलन ग्रेन है, ठीक है, और ये पोलन ग्रेन कुछ एंथर्स प्रोड्यूस करेगा, या ये पोलन ग्रेन निकल के आ जाएगा दूसरे प्लांट पे। इट हैज टू गो ऑन दी अदर प्लांट, और ये प्लांट को मैं बनाता हूँ, यहाँ पे ग्रीन कलर का ये प्लांट है, और इस प्लांट पे एक फ्लावर है, ठीक है। और इस फ्लावर के पास ये रहा स्टूडेंट्स स्टिग्मा, ये रहा स्टिग्मा सपोज। सो ऑन दिस स्टिग्मा द एंथर और द पोलन ग्रेन हैज टू गो एंड सिट। सो ये जो प्रोसेस अब आप पढ़ने वाले हो स्टूडेंट्स, दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर to the stigma of another flower, this is cross pollination first of all, if the plants are on separate if the flowers are on separate plants, and this process is also termed in this chapter as, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं गैमीट ट्रांसफर। क्या बोलते हैं इसको हम? टेल मी। गैमेट ट्रांसफर। व्हाई गैमीट ट्रांसफर? बिकॉज गैमीट जो मेल गैमीट है उसको हमको ले जाना पड़ेगा फीमेल गैमीट के पास तक, है ना। सो गैमीट ट्रांसफर इसको टर्म दिया गया है, गैमीट ट्रांसफर। इतना बात क्लियर है? Yes, sir. This process of during fertilization, right? ड्यूरिंग This फर्टिलाइजेशन process नहीं, occurs नहीं 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 नहीं, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन नहीं, अभी फर्टिलाइजेशन स्टार्ट ही नहीं हुआ। अभी हम खाली पोलन ग्रेन को जाके वहां पे बिठा देंगे। कहाँ पे? स्टिग्मा पे। पोलन ग्रेन खाली जाके स्टिग्मा पे बैठेगा। ये देख, ये देख, मैं इसी प्रोसेस को थोड़ा और हाँ पता है मेरे को, बट properly ये प्री फर्टिलाइजेशन है ना, या during प्री fertilization? प्री मैं वही बोल रहा हूँ ना, ये ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन कैसे आ सकता है? अभी फर्टिलाइजेशन स्टार्ट ही नहीं हुआ। दिस इज ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, सॉरी बिफोर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। दिस इज बिफोर फर्टिलाइजेशन। ये देख, आई ड्रॉ स्टिग्मा फर्स्ट, ये स्टिग्मा, ये स्टाइल, एंड ये रहा ओवरी, ठीक है। ओवरी के अंदर आई ड्रॉ अ सिंगल ओव्यूल ड्रॉ कर लेता हूँ, ये रहा ओव्यूल, ठीक है। ये आ गया एंथर, सॉरी पोलन ग्रेन आ गया। पोलन ग्रेन के अंदर आई हैव दी मेल गैमीट स्टूडेंट्स। ये देखो मेल गैमीट, मेल गैमीट। सो नाउ दिस मेल गैमीट, अभी भी ये सब प्री फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे एक गैमीट दिख रहा है मुझे, ठीक है। ओव्यूल के अंदर एक गैमीट आई हैव ड्रॉन, डॉट एक मैंने ड्रॉ कर दिया, और ऊपर एक डॉट। अब तक सिनगैमी नहीं शुरू हुआ, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स नहीं शुरू हुआ। व्हेन फ्यूजन ऑफ गैमीट्स हैपेंस, दैट इज फर्टिलाइजेशन। उसके पहले तक सब कुछ प्री फर्टिलाइजेशन, ठीक है। नाउ
they've also given on page number 11 पे स्टूडेंट्स उन्होंने क्या दिया, दो टर्म दिया है, गैमीट्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं, गैमीट्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं स्टूडेंट्स. सो गैमीट्स के Haploid, उन्होंने दो diploid? टाइप. नहीं, that is the nature of gametes. Homogametes and heterogametes. हाँ, and by the way diploid gamete नहीं होगा, it will always be a haploid gamete because gamete has to undergo meiosis. For production of gamete we have to undergo meiosis. Now gametes के दो टाइप कौन से हैं स्टूडेंट्स, चेक करो. So अगर gametes सपोज सेम दिखाई देते हैं, ठीक है, सेम मेल एंड फीमेल gametes के बीच में अगर डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रहे हो, if you are not able to differentiate between male and female gamete, तो ऐसे gamete को हम बोलते हैं आइसो और होमोगैमीट. समझ में आया? होमोगैमीट्स मतलब क्या? आई कैनॉट डिफरेंशिएट बिटवीन देम, दोनों सेम नजर आ रहे हैं Same to मुझे. same. यस, इफ आई कैन डिफरेंशिएट बिटवीन देम वेरी प्रॉपर्ली, अगर हम उनके बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं वेरी प्रॉपर्ली, देन हम बोलेंगे सेकेंड टाइप है ये तो. और इस टाइप का नाम क्या है? हेटेरोगैमीट्स. समझ में आ गई बात स्टूडेंट्स? हेटेरोगैमीट्स. सो होमोगैमीट्स, हेटेरोगैमीट्स, ये दो वर्ड आपको समझ में आ गया. ऑब्वियसली जैसे मैं हेटेरोगैमीट बोल दूं, कैन यू नाउ कोरिलेट these heterogametes with sperm and ovum students? Can I correlate this word with sperm and ovum? है ना, sperm भी अलग दिख रहा Yes, sir. है, ovum भी अलग दिख रहा है, और egg cell बोल दो आप, है ना, sperm और ovum. एंड यहाँ पे आपको टेक्स्ट बुक में sperm का ऑल्टरनेटिव दिया है एंथेरोजॉइड. एंथेरोजॉइड. यहाँ तक बात क्लियर है स्टूडेंट्स? Is this clear up till now? Is this clear up till now? Yes, sir. Yes. Let us move ahead. नेक्स्ट टाइम पे जाते हैं, फटाफट से नेक्स्ट टाइम कवर करते हैं, ठीक है? आज मुझे फटाफट से एमसीक्यूज पे जाना है. Iso cannot differentiate the sperm and the ovum. करेक्ट. नहीं, ऐसा नहीं बोलने का. आइसोगैमेट मतलब ऐसा कुछ, हाँ देख, आइसोगैमेट तो बोलने है कि where I cannot differentiate between male and female gametes, they appear identical to me, they appear similar. ठीक है, मेल एंड फीमेल गैमेट, ये वर्ड यूज कर, मेल एंड फीमेल गैमेट. ऑलराइट स्टूडेंट्स, next term which they've given in your book is homothalic and monoecious. Homothalic and Excuse me. monoecious. Hello? Sir, the process in which the pollen grain transfer from anther to stigma is known as syngamy, right? Pollination. अदनान, ये देख, यहाँ ध्यान दे. सिनगैमी एटलीस्ट 8 to 10 बार मैंने बता दिया, 8 to 10 times. ठीक है. सिन मतलब क्या हो गया? फ्यूजन. सिन मतलब क्या हो गया? फ्यूजन. Fusion of gametes, sir, sorry. हाँ, समझा? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स ना. तो हाउ कैन यू लेबल ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स एज सिनगैमी? नहीं ना, वो रॉन्ग हो जाएगा. Yes, sir. सो उसको तू क्या बोलता है, बाय द वे, जो तूने बोला उसको क्या बोलेंगे अपन? उसको बोलेंगे अपन Pollination. पॉलिनेशन. क्या बात है, इसको अपन बोलेंगे पॉलिनेशन. चल ठीक है, आगे चले जाता हूँ. Sir, what are the examples of isohomogametes? Iso or homogame? Iso and homogametes. Iso-homogametes, you will have to refer your unit 1 of NCERT 11 standard. NCERT 11 में जाके एग्जाम्पल एक बार चेक कर वहां पे, ठीक है? NCERT 11 का यूनिट 1. Okay, sir. ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड क्या है? थैलिक. होमो सेम. क्या मतलब है? सेम. थैलिक indicates or it identifies body. So homothalic or monoecious. Monoecious भी मैं टर्म लिख दूं आपके लिए. मोनो. These two terms are used alternatively. मतलब दोनों को सेम तरीके से यूज किया जाता है. So monoecious मतलब क्या स्टूडेंट्स? This is typical example जो अपन flowers के हेल्प से पढ़ाई कर सकते हैं. फ्लावर के हेल्प से we can easily study them. So when I say monoecious, what do I mean? और when I say homothalic, तो मेरा मतलब क्या है? एक ही प्लांट बॉडी में या एक ही फ्लावर में, इस केस में मैं फ्लावर का एग्जांपल लेता हूँ, बहुत अच्छे से आपको समझ जाएगा. एक ही फ्लावर में दोनों रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड प्रेजेंट हैं, मेल ऑल्सो फीमेल ऑल्सो. दैट इज नोन एज मोनोइशियस फ्लावर. समझ में आया? मेल एज वेल एज फीमेल पार्ट एक ही बॉडी में प्रेजेंट है.
and then Sir, if they are present on, gametes, sorry, sir, gametes, male and female gametes. male and female gametes nahi, male and female reproductive organs. In case of flowers I will say male and female reproductive hermaphrodite भी organs. बोलते हैं ना सर? हाँ, absolutely. बाइसेक्सुअल बोलते हैं Hermaphrodite. सर। हाँ, बाइसेक्सुअल भी बोलते हैं, हर्माफ्रोइड भी बोलते हैं, ये सारे सेम नाम है, ठीक है। ओके, नाउ इसका ऑपोजिट बोलते हैं, चलो इसका ऑपोजिट क्या है, डाइशियस। आई विल से डाइशियस और आई विल से हेटेरोथैलिक। Separate genders हेटेरोथैलिक present on different bodies. करेक्ट है, वेरी गुड, दैट इज राइट आंसर। ऑलराइट, सो आई विल राइट हेटेरोथैलिक आल्सो। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, आई डिलीट दिस, इसको लेकर आ जाते हैं हेटेरो पे। नाउ आई राइट हेटेरो as soon as I say hetero और as soon as I say dioecious, जैसे मैं बोलता हूँ dioecious, तो you will say different body, ठीक है, different body. So dioecious का perfect even human beings you can say dioecious, ठीक है, heterothalic. Now dioecious जब मैं बोलूंगा heterothalic बोलूंगा तो मेरे पास दो टर्म्स और आ जाते हैं students, दो और टर्म्स आ जाते हैं. Let us come to flower again and understand these two terms. So when I say heterothalic, what I mean to say is male and female reproductive world. अभी जिसने पूछा था मुझे मेल एंड फीमेल गैमीट आप बोल सकते हो क्या, तो मैंने गैमीट क्यों मना किया, बिकॉज जब आप लार्जर टर्म यूज कर रहे हो मेल एंड फीमेल ऑर्गेन्स, सो ऑर्गेन्स के अंदर गैमीटोफाइट, गैमीटोफाइट के अंदर गैमीट्स, समझ में आया, तो गैमीट्स भी ऑब्वियसली सेम पार्ट पे हो जाएंगे. ओके ऑलराइट, ठीक है, चलो. सो हेट्रोथैलिक जैसे मैं बोल दिया स्टूडेंट्स प्लांट के केस में, सो आप क्या बोलोगे सर, हेट्रोथैलिक के मतलब एंड्रोशियम पार्ट एक फ्लावर पे रहेगा एंड गाइनोशियम पार्ट दूसरे फ्लावर पे रहेगा. इज दैट करेक्ट स्टूडेंट्स, इज दैट करेक्ट, है ना. सो जिस फ्लावर में सिर्फ एंड्रोशियम पार्ट है उस फ्लावर को मैं क्या बोलूंगा, Staminate. स्टैमिनेट. बहुत ही सिंपल वर्ड है, स्टैमिनेट. एंड जिस फ्लावर पे if I can see only gynoecium floral whorls, Pistillate. I will call it as Pistillate. pistillate. very very simple है ना, pistillate बुला देंगे उसको. So staminate, pistillate, that is the other term which they have used over here. hermaphrodite नीचे उन्होंने आपको मेंशन कर दिया है. हाँ, देन आगे चलते हैं, haploid diploid, haploid diploid, haploid diploid. चलो haploid diploid केस पे आते हैं. So what is haploid diploid, सिंपल सी बात है. When I say diploid students, जब मैं diploid बोलता हूँ, so what do I mean? I mean to say two sets of chromosomes are present. क्या बोलेंगे, two sets of chromosomes are present. And when I say haploid, जब मैं बोलता हूँ haploid, तो मैं बोलूंगा one set of chromosome, only a single set of chromosome is present. ये सिंपल है स्टूडेंट्स, ये सिंपल है. अभी आपको टेक्स्ट बुक में इस चैप्टर में कहाँ पे ये दोनों वर्ड्स यूज किए गए हैं, in which regards, so I'll explain you that now. So they have told you कि again मैं flower का example लेता हूँ, या let us take example of your if human beings also I can say, I can take examples. So सबसे ऊपर मैं flower का example लूंगा, नीचे वाले में human beings का example ले लेता हूँ. So in case of flowers हमने अभी भी पढ़ा है, microspore mother cells और megaspore mother cells are haploid or diploid? Haploid. डिप्लॉइड. वेरी गुड, काफी लोगों ने अच्छे से रॉन्ग आंसर दिया है. माइक्रोस्पोर मदर सेल्स और मेगास्पोर मदर सेल्स आर डिप्लॉइड. डिप्लॉइड, देयरफॉर दे अंडरगो मियोसिस, है ना, मियोसिस करेंगे, राइट है. मियोसिस करने के बाद क्या प्रोड्यूस करेंगे, सपोज आपने माइक्रोस्पोर मदर सेल लिया था तो प्रोड्यूस हो जाएंगे माइक्रोस्पोर्स और पोलन ग्रेन्स, एंड दीज आर हैप्लॉइड. ओके, ये हैप्लॉइड है. सो माइक्रोस्पोर मदर सेल इज डिप्लॉइड एंड ओवर हियर दिस इज हैप्लॉइड. ओके स्टूडेंट्स, एंड सेम चीज ह्यूमन बींग्स के केस में कर लेते हैं. चलो, सो ह्यूमन बींग्स के केस में भी सपोज मेल के केस में आते हैं, स्पर्म्स के केस में, सो स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया,
also known as, ऐसा सेल जो मियोसिस करने वाला है, ऐसा सेल। What yes, does gonia indicates? okay, spermatogonia indicates कि it is the germinal cell which is going to produce sperms. जर्माइनल लेयर, जर्माइनल सेल्स, या जैसे जनरेटिव सेल था फ्लावर्स के केस में, एंथर के केस में जनरेटिव सेल इज गोइंग टू जनरेट मेल गैमीट, वैसे ही यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया is going to generate sperms in stages. Spermatogonia, primary spermatocyte, secondary spermatocyte, then spermatid, and then sperms. समझा? तो spermatogonia मतलब क्या? It is that diploid cell जो meiosis करेगा to produce sperms finally. ठीक है? So spermatogonia का एक और नाम है students, जो जनरल टर्म है. जनरल टर्म क्या है? ऐसा कोई सेल जो meiosis करने वाला है फ्यूचर में, उसको हम बोलते हैं मियोसाइट. Myocyte. Okay, so आप spermatogonia बोलो, you can be more specific or else you can be generalized, you can say spermatocyte. सर ये टेक्स्ट बुक में कौन से पेज पे है ये सारे टर्म्स? Okay, ये कौन से पेज पे हैं ये सारे टर्म्स? spermatogonia तो Well. टेक्स्ट बुक में नहीं है, spermatogonia टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट myocyte आपके टेक्स्ट बुक में है. It is on page number 13. पेज नंबर 13 पे जाओ, टॉप पे जो चैप्टर, वो जो टेबल दिया है, दैट इज मियोसाइट. ओके, Yes, sir. मियोसाइट विल अंडरगो, आई एम स्पीकिंग अबाउट एनसीईआरटी बुक. ठीक है, वो जरा ध्यान देना. सो स्पर्मेटोगोनिया से क्या मिल जाएगा? मैं बोलूंगा स्पर्म्स मिल जाएंगे. ओके, एंड इफ यू सेइंग अबाउट मियोसाइट, सो मियोसाइट से क्या मिल जाएंगे? सिंपल टर्म आपने रखा तो मैं भी सिंपल टर्म रख दूंगा, गैमीट मिल जाएगा मुझे, गैमीट. एंड आई कैन से both of them are haploid in nature. Why? Because इनका meiosis हुआ है ना, meiosis के प्रोडक्ट हैं ये लोग. सो आपको एनसीईआरटी में कुछ सेक्शंस देखो स्टूडेंट्स, उन्होंने डिवाइड कर ब्लैंक कर रखा है कुछ सेक्शंस को. सो यू हैव टू फिल दोस सेक्शंस. ओके, सो डिपेंडिंग ऑन अ पर्टिकुलर स्पीशीज दे हैव गिवन यू सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, जितना होना चाहिए उसके हिसाब से आपको वहां पे आंसर्स लिखने हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल अगर मैं ले लूं, तो सेकंड वाला चेक करो, हाउस फ्लाई. स्टूडेंट्स, हाउस फ्लाई के लिए उन्होंने मियोसाइट में नंबर दिया है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. देखो ह्यूमन बीइंग में क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? 46 है ना. सो 46 अगर मियोसाइट में है तो स्पर्म में कितना होगा? स्पर्म में होगा 23. करेक्ट. एग्जांपल लेते हैं फीमेल का. सो फीमेल में 46 क्रोमोसोम्स. सो ओवम में कितना होगा? 23. सिमिलरली हाउस फ्लाई में आ जाओ, 12 है मियोसाइट में. सो गैमीट में कितना होगा? हाफ करेगा, 6. यस, तो इस हिसाब से यू हैव टू फिल इन दोस ब्लैंक्स. ओके, हाँ, अब आते हैं उसी पेज पे स्टूडेंट्स, आपको दिया नीचे गैमीट ट्रांसफर. गैमीट ट्रांसफर, आई होप यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट. आई एम डिलीटिंग दिस नाउ. मैं डिलीट कर रहा हूं अब. ठीक है, आई विल कम टू गैमीट ट्रांसफर नाउ. सो व्हाट इज, यस किसी को डाउट है? आपने मियोसाइट का मीनिंग क्या बोला था? मियोसाइट इज, देख ऐसे ऐसे पढ़, मियोसाइट, साइट मतलब सेल, मियो indicates meiosis, so cell which is going to undergo meiosis is known as myocyte. Okay, So this term we can use for MMC also. You can use for MMC also, no problem with that, but over here they've used this term for the cells which are producing gametes. Okay. ठीक है, तो वहां पे मे बी अपन पोलर एंड पे आ जाएंगे, आंसर पे आ जाएंगे, but not a problem. Generally it is the cells which are diploid in nature which are going to produce haploid, which are going to undergo meiosis, those cells. So you can use for MMC or megaspore or microspore also. Okay, gamete transfer students अपन क्यों पढ़ेंगे? gamete transfer क्यों पढ़ेंगे? चेक कर लो. अगर आप बोलते हो सर प्लांट्स के केस में कब पढ़ेंगे, ह्यूमंस के केस में कब पढ़ेंगे, सो मैं प्लांट्स के केस में कब पढ़ूंगा और कैसे बोलूंगा, ये देखो. तो अगर आपको याद आ रहा है तो प्लांट्स के केस में, रिप्रोडक्शन प्लांट्स में मैंने एक टर्म बताया था, सिफोनोगैमी. याद आ रहा है? इसको नहीं याद आ रहा है, मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा वो टर्म, डोंट वरी. सो व्हाट इज सिफोनोगैमी स्टूडेंट्स? सिफोनोगैमी क्या होता है? इफ यू रिमेंबर, तो हमने इस तरह से अभी थोड़ी देर पहले मैं बोला था, स्टिग्मा एंड देन स्टाइल एंड देन ओवरी एंड देन अंदर ओव्यूल, राइट? सो अभी पोलन ग्रेन आके कहाँ बैठ जाता है स्टूडेंट्स? यहाँ पे बैठ जाता है ना. नाउ पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट प्रेजेंट है, वो तो मैं जानता हूँ, पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट प्रेजेंट है, बट इस मेल गैमीट को यहां से लेकर ओव्यूल तक ले जाना पड़ेगा, राइट है? सो ओव्यूल तक ट्रांसफर
गैमीट ट्रांसफर होना पड़ेगा, and that transfer is done with the help of, if you remember properly, it is done with the help of pollen tube, right students? It happens with the Yes, help sir. of pollen tube. Yes. So वो मैंने आपको define किया था कि when pollen tube transfers the male gamete, when the pollen tube transfers the male gamete till the female gamete, that process is known as siphonogamy. Okay, that process is known as siphonogamy. So that is where gamete transfer comes into action. और अगर आप ह्यूमन बीइंग के केस में आ जाते हो, ह्यूमन बीइंग के केस में बताऊं तो, इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग स्टूडेंट्स, एक सेकेंड, in case of human beings, now sperms have to be transferred into the female genital tract, into the female reproductive tract. So for that purpose, penis is used. So penis acts as the structure which is helpful in depositing, in transferring the sperms in the female reproductive tract. All right. So this is the difference between plants and human beings. ये दो examples, and दोनों cases में gamete transfer किया जा रहा है. By the way, in case of human beings, gametes are motile. So sperms are motile. Sperms, with the help of their tail and the lashing movement of their tail, they will travel upwards into the female reproductive tract and they will go and merge with the ovum. ठीक है, ये आप कब पढ़ोगे? ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम में पढ़ोगे, चैप्टर में पढ़ोगे. ठीक है, सो ये गैमेट ट्रांसफर मैंने आपके साथ कवर कर लिया. देन नेक्स्ट सेगमेंट में, दैट इज ऑन पेज नंबर 14 स्टूडेंट्स, फर्टिलाइजेशन के जस्ट पहले आपको पॉलिनेशन डिस्कस किया गया है. पॉलिनेशन आई विल रिपीट अगेन. ठीक है अदनान, याद देना. ओके अदनान, पॉलिनेशन, पॉलिनेशन क्या क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिनेशन स्टूडेंट्स? बहुत सिंपल सी बात है. पॉलिनेशन मतलब क्या होता है? ये देखो, एक मैं प्लांट ले लेता हूँ. ठीक है, इस प्लांट में एक फ्लावर है. हाँ, सपोज इस प्लांट में एक फ्लावर है. ओके, एंड इस फ्लावर में स्टूडेंट्स ये रहा इसका स्टेमिन. ठीक है, मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ. ये इसका स्टेमिन एंड एंथर, और इसी फ्लावर में आई कैन सी स्टिग्मा आल्सो, स्टिग्मा साइलन ओवरी. तो अगर यही इसी फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन निकल के इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे आता है, सो दिस इज नोन एज सिंपल, इट इज टर्म्ड एज सेल्फ पॉलिनेशन. Simply it is termed as self pollination. Am I clear over here? Am I clear over here? Adnan, समझ में आया? Adnan, is he there in the meeting? Yes, sir. हाँ, okay. Now, अगर मैंने दो प्लांट्स ले लिया, ठीक है, मैंने दो प्लांट्स ले ली, मैं आपको दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ. अगर सेम प्लांट में दो अलग अलग फ्लावर हैं तो वो वाला मैं एग्जांपल नहीं कवर कर रहा हूँ. ठीक है, नाउ सिंपल क्रॉस पोलिनेशन में कैसे डिफाइन कर सकता हूँ? इफ देयर इज अ फ्लावर ऑन अ सिंगल प्लांट, या प्लांट नंबर 1, चलो प्लांट नंबर 1 पे एक फ्लावर है जिसके पास स्टिग्मा मुझे दिखाई दे रहा है. प्लांट नंबर 2 पे दूसरा फ्लावर है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मुझे स्टेमिन नजर आ रहा है. ये चेक करो स्टूडेंट्स. ठीक है, तो कैन आई कॉल दिस फ्लावर एज, इस फ्लावर को मैं बोलूंगा स्टैमिनेट फ्लावर. ओके, एंड इस फ्लावर को मैं क्या बोलूंगा? पिस्टिलेट फ्लावर. करेक्ट है स्टूडेंट्स? इसको अपन बोलेंगे पिस्टिलेट फ्लावर. नाउ इफ एंथर और pollen grain from anther of this flower goes and gets deposited on this flower, then it is termed as cross pollination. इसको हम क्या बोलेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन. इसको आप क्या बोलते हो? सेल्फ पॉलिनेशन. इट इज नथिंग बट गैमीट ट्रांसफर हो रहा है, गैमीट ट्रांसफर हो रहा है. नाउ जब आपको मैंने पॉलिनेशन पढ़ने बोला था, उस पे नोट्स बनाने बोला था, तो आपको इसमें और भी वैरायटीज मिलेंगी. अगर आपने खुद से नहीं बनाया तो खुद से बनाओ, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड ये स्टूडेंट्स व्हाट आर द कंडीशंस फॉर डिफरेंट एजेंट्स. अब मुझे ये जो ट्रांसफर हुआ ना एंथर से पोलन ग्रेन का ऑनटू द अदर फ्लावर, तो जो ट्रांसफर होता है इसके लिए बहुत सारे एजेंट्स होते हैं. जैसे कि विंड बहुत बार ट्रांसफर कर देता है पोलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर ऑनटू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर. बहुत बार हनी बी जो है वो ट्रांसफर करता है पोलन ग्रेन्स को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के ऊपर. बहुत बार वाटर के थ्रू ट्रांसफर हो जाता है. बहुत बार बैट जो होते हैं वो ट्रांसफर करते हैं. ठीक है, सो डिफरेंट एजेंसीज आर देयर. इनको भी डिवीजन किया गया है, बायोटिक एंड एबायोटिक. यू विल हैव टू गो थ्रू इट बिकॉज ये पूरा फैक्चुअल कंसेप्ट है. सो इसको गो थ्रू करो, इसका फ्लो चार्ट बनाओ एंड आपके हेड में ये घुस जाए. ठीक है, सो दिस इज बेसिक डिफरेंस पॉलिनेशन का. ऑलराइट अदनान, इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट.
बहुत बार, अच्छा, I बहुत have बार, written that. हाँ वेरी गुड, बहुत बार पॉलिनेशन को जानबूझ के हमको क्रॉस पॉलिनेशन बनाना पड़ता है, बट दैट इज समथिंग व्हिच यू विल लर्न इन दी स्ट्रैटेजीज टू इम्प्रूव फूड कल्चर, ठीक है, एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन में आप पढ़ोगे इसको वापस से। ओके, देन फर्टिलाइजेशन में अलग अलग टर्म्स आ रहे जो हमने ऑलरेडी देख लिए स्टूडेंट्स। नाउ वी आर एंटरिंग फर्टिलाइजेशन, व्हिच इज हमारे हेड में ये किस नाम से जाना जाता है, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। सो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन क्या क्या चीजें होने वाली हैं, होने वाला है सिनगैमी, ये मैंने 1000 बार एक्सप्लेन कर दिया है। व्हाट इज सिनगैमी, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, है ना, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। देन पॉइंट नंबर 2, नेक्स्ट कौन सा वर्ड मुझे दिखाई दे रहा है, जाइगोट मुझे दिखाई दे रहा है। जाइगोट इज हैप्लॉइड और डिप्लॉइड स्टूडेंट्स, zygote is haploid or diploid? Diploid. Diploid. Diploid is right answer, very good, zygote is diploid. Why zygote is diploid? आप बोलोगे सर बहुत सिंपल सी बात है, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट, मेल गैमीट है हैप्लॉइड, फीमेल गैमीट भी है हैप्लॉइड, और अगर ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे तो हमको मिल जाएगा जाइगोट, एंड देन जाइगोट इज डिप्लॉइड इन नेचर। अगर मैं आपको पूछ लूं कि स्टूडेंट्स व्हाट आफ्टर जाइगोट, जाइगोट के बाद क्या बनने वाला है, Embryo. एम्ब्रियो, Embryo. Embryo. एंड एम्ब्रियो क्या होगा, मुझे एक बात बताओ, एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर एम्ब्रियो के पास है जाइगोट तो कितना सेल है बताओ, जाइगोट इज मल्टी सेलुलर या यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर, Multicellular. Multicellular. Unicellular. Sir, unicellular. Zygote is unicellular. शाबाश, जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ लाइफ, जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ लाइफ, तो इट इज सिंगल सेल, मल्टीसेलुलर नहीं होता, ठीक है। एम्ब्रियो मल्टीसेलुलर होता है स्टूडेंट जरूर, ठीक है। सो एम्ब्रियो को अगर मैं ले लूं एग्जांपल, एंड इफ आई से एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ 10 सेल्स, सपोज एम्ब्रियो अगर 10 सेल्स का बना हुआ है, ठीक है, 10 सेल्स तो ज्यादा हो गया वर्ड, तुमको टफ वर्ड ढूंढना पड़ जाएगा। मैं बोलता हूं तुमको कि एम्ब्रियो बना है 2 सेल्स का, चलो 2 सेल्स का ही है, ठीक है, प्रो एम्ब्रियो स्टेज में अपन चल 2 सेल्स का ही है। सो इफ जाइगोट इज डिप्लॉइड, सो एम्ब्रियो क्या होगा, टेट्राप्लॉइड और स्टिल डिप्लॉइड, Diploid. Diploid. यस, Sir, diploid. Diploid, sir. सिंगल सेल में 2n, तो 2 सेल में कितना, 2 सेल्स में कितना, Diploid. डिप्लॉइड आंसर क्यों है, मेरिन ने आंसर दिया डिप्लॉइड, इसलिए डिप्लॉइड हो गया है क्या, सर 4n हो जाएगा अगर सिंगल में 2 है, 4 हो जाएगा। सिंगल में अगर 2n है तो ओवरऑल 4n होगा, आपका आंसर होना चाहिए सर ओवरऑल तो 4n होगा, अगर आप एडिशन कर रहे हो तो टोटल 4n तो हो जाएगा। बट प्लॉइडी स्टेज, जो यूप्लॉइडी स्टेट होता है, सबसे पहले तो कैमरा ऑन करो सबके सब, कैमरा ऑन करो, कैमरा क्यों ऑफ हो जाता है, आदित्य, राज, आदित्य कांगने, नेहा, झलक, अवनीश, रिया दुबे, सेजल, नितेश, झलक त्रिवेदी, आर यू देयर इन दिस सेशन? महक, कैमरा ऑन, Yes, sir. त्रिशा कैमरा ऑन, दिया कदम, झलक त्रिवेदी, लास्ट कॉल फॉर यू, अगर तेरा रिप्लाई नहीं आया तो आई रिमूव यू फ्रॉम द मीटिंग। ओके, हाँ, स्विच ऑन योर कैमरा झलक। रिया दुबे, व्हाट अबाउट यू? सर मेरा कैमरा नहीं चल रहा है।
ओके ठीक है। अवनीश पांडे, बिंदेश्वरी, हाँ श्योर श्योर, अदिति कांगने, यू कैन स्विच ऑफ mic and camera, both are not working. Wow, very good. Okay, ठीक है। So this process over here, this will be deployed by the students, ठीक है, deployed ही रहेगा। टोटल 4n है, बट इसका यूप्लॉइडी कोई आपको पूछेगा how many sets of chromosomes, आप बोलोगे डिप्लॉयड ही रहेगा ही, है ना। और इस स्टेप का आप नाम क्या दे दोगे स्टूडेंट्स, ये स्टेप का नाम क्या दोगे आप? एम्ब्रायोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस, शाबाश, इसको अपन बोलेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस, जहां पे हम एम्ब्रियो को प्रोड्यूस कर रहे हैं। एंड दिस हैपेंस बाय व्हिच डिवीजन स्टूडेंट्स, मियोसिस या माइटोसिस? Mitosis. माइटोसिस, वेरी गुड, बिकॉज 2n का 2n ही रह गया, है ना। 2n जो था वो 2n ही रह गया, कम नहीं हुआ, रिडक्शन डिवीजन नहीं हुआ, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ गए, सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स कम नहीं हुए, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ गए, सो इट इज नोन एज माइटोसिस। ओके, डिवीजन इज नोन एज माइटोसिस। समझ में आ गई बात? ओके, बात समझ में आ गई। चलो वापस चले जाता हूं मैं चैप्टर में आपके। एम्ब्रियो भी डिप्लॉयड ही होता है? एम्ब्रियो भी डिप्लॉयड होता है, yes। फिर से बताता लेकिन हूं एक बार। आपने तो बोला वो डबल हो जाता है, तो 4n होना चाहिए ना, वो नहीं हाँ। समझा मैं। ओके, समझा, मैं समझ गया तुझे क्या नहीं समझा, मैं वापस बताता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये है सपोज मेल गैमीट, इट इज haploid, okay, then we have a female gamete, she is also haploid, and when both of them fuse together, ये जो फ्यूजन हुआ, इससे हमको मिल गया पहला सेल, that is zygote। फ्यूजन हुआ, मैंने क्या बोला? फ्यूजन हुआ, फ्यूजन, ठीक है। तो ये टर्म देख, यहाँ पे क्या लिख रहा हूं मैं, फ्यूजन। अभी हम इसको कैसे पहचानते हैं, सिनगैमी या फर्टिलाइजेशन, है ना। तो मैं फर्टिलाइजेशन यहाँ पे नहीं, अच्छा फर्टिलाइजेशन भी लिख देता हूँ, वरना आधे लोग को समझ में नहीं आएगा कि क्या हो गया है, ठीक है। सो वापस से वहां पे डाउट आ जाएगा। इट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। और मुझे जिनको कंफ्यूजन हो रहा है ना, उनके लिए वर्ड क्या है पता है, फ्यूजन। इस पे ध्यान दो, फ्यूजन। ओके, नेक्स्ट क्या हो रहा है, नाउ दिस इज जाइगोट। अब जाइगोट का क्या होगा स्टूडेंट्स, जाइगोट विल अंडरगो माइटोसिस, मल्टीप्लिकेशन करेगा जाइगोट। सो अब मैं क्या बोलूंगा पता है, ये देखो, इफ आई कैन यूज दिस टर्म स्टूडेंट्स, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, मैं अगर टर्म यूज कर सकूं तो मैं यूज करूंगा फिजन। क्या हो रहा है अब, फिजन। दिस सिंगल सेल इज गोइंग टू मल्टीप्लाई is going to become many cells, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बन जाएगा, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई, फ्यूजन इसका नहीं हो रहा और ना ही डिवीजन हो रहा है, ठीक है। इट मल्टीप्लाइज, टेक्निकली इट इज डिवीजन ओनली, बट आपको ऐसा समझना है कि मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। सो मल्टीप्लिकेशन कैसे, कॉपी बन रही है। जैसे आप एक पेज लेकर गए, आपने जेरोक्स वाले को बोला कि प्लीज इसका 10 कॉपी बना के दे दो, सो आपको 10 पेजेस सेम बना के दे देगा वो। ऐसे करेगा क्या कि एक पेज, आपने जब बोला कि इसकी 10 कॉपीज मुझे दे दो, तो क्या आपका ये मतलब था कि 10 पेज ऐसे बनाना जहां पे सिर्फ एक एक लाइन हो, बिकॉज मेरे पेज पे 10 लाइन है, तो आप मुझे ऐसा 10 कॉपी दो जिसमें हर एक में एक एक लाइन खाली हो। सो पहले पेज में मेरा फर्स्ट लाइन रहना चाहिए, सेकंड पेज में खाली सेकंड लाइन रहना चाहिए, थर्ड पेज में खाली थर्ड लाइन रहना चाहिए। ऐसे आपने बोला क्या? नहीं, आपने ऐसा नहीं बोला, आपने बोला 10 कॉपीज दो। तो सेम मुझे चाहिए आइडेंटिकल, आई नीड 10 कॉपीज, अंडरस्टूड। सो इस तरह से 2n हो जाएगा। ये देखो, अब अगर मैं आपको पूछता हूँ स्टूडेंट्स, इफ सपोज नाउ अगर मेरा ये क्वेश्चन होता कि बताओ मुझे ये सारे सेल्स को मिला दूं तो टोटल कितने क्रोमोसोम्स हुए, सपोज ये दो सेल को मिला के टोटल कितने क्रोमोसोम्स हुए, सपोज ये ह्यूमन सेल है अगर, तो आप बोलते सर 46 प्लस 46 विच इज इक्वल टू 4, है ना, विच इज इक्वल टू 4n, ऐसा आप बोलते, टोटल क्रोमोसोम्स पूछता था। अगर मैं आपको बोलता कि नहीं नहीं मुझे बताओ कि इसका यूप्लॉइडी क्या है, ये डिप्लॉइड है कि हैप्लॉइड है, तो आप, या टेट्रापॉइलेट, तो आप बोलोगे नहीं 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 ये पूरा डिप्लॉइड ही है, टिश्यू पूरा डिप्लॉइड ही है, ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड ही है, बिकॉज उसके सारे सेल डिप्लॉइड है। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? सर वो ऐड नहीं होता है सर, वो डिप्लॉयड। क्या 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 सर मतलब वो जो सर सुना है मैं, सर उसको डिप्लॉयड मतलब सर टेट्रा डिप्लॉयड नहीं बोल सकते,
टेट्राप्लॉइड नहीं बोल सकते क्या? ऐसा तरह पूछना है। यस सर। ओके, टेट्राप्लॉइड कब बोलेगा? जब उस सेल में 4 एन है तब, 4 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स उसी सेल में है, तब उसको टेट्राप्लॉइड बोलेगा। अभी मैंने खाली क्वेश्चन मेरा क्या पूछा, मेरा क्वेश्चन अगर ये होता कि ये सेल प्लस ये सेल टोटल कितने क्रोमोसोम्स, तो तू बोलेगा टोटल 4 एन क्रोमोसोम्स। यू कैन नॉट कॉल देम टेट्राप्लॉइड ना, दोनों इंडिविजुअली डिप्लॉइड। समझ में आई बात? अगर मैं ऐसा लिखता कि ये एक सेल है जिसमें है टोटल 4 एन, तो ये हो गया टेट्राप्लॉइड। समझा? एक ही सेल में होना चाहिए तब टेट्राप्लॉइड बोले, टिश्यू को टेट्राप्लॉइड नहीं बोल सकता। वही मेरा तुमको क्वेश्चन था, टू अंडरस्टैंड आप कितना कंफ्यूज हो रहे हो या आपको सिंपली समझ में आ गया कि हाँ उसका मतलब क्या है। ठीक है, हाँ सर। ओके चलो आगे चलते हैं। नाउ आपके बुक में स्टूडेंट्स इस चैप्टर में नेक्स्ट सेगमेंट किसके ऊपर है? नेक्स्ट सेगमेंट है, हाँ, दो चीजों के ऊपर है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। सो फर्टिलाइजेशन के भी टाइप्स होते हैं, फर्टिलाइजेशन के भी टाइप्स होते हैं। मतलब किस पर डिपेंड करेगा स्टूडेंट्स? डिपेंड करेगा कि मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, सो इफ फ्यूजन इज हैपनिंग इनसाइड अ पेरेंट बॉडी, अगर किसी पेरेंट बॉडी के अंदर हो रहा है फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन, सो हम उसको बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अगर फ्यूजन हो रहा है बाहर, बॉडी के बाहर, तो हम उसको बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जस्ट अ सेकंड स्टूडेंट्स, जस्ट अ सेकंड। कहाँ था मैं? हाँ, इंटरनल एक्सटर्नल। ओके, लेट अस कम बैक टू एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। सो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब क्या स्टूडेंट्स? मेल एंड फीमेल गैमेट कहाँ पे मिक्स होंगे? बॉडी के बाहर। सो जनरली ये कहाँ पे दिखाई देता है? ये आपको दिखाई देगा aquatic organisms के केस में, aquatic organisms के केस में। एंड ये कहाँ पे जनरली नजर आएगा? सो सिंपल एग्जांपल इज ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल मैं लेता हूँ। ह्यूमन बीइंग्स के केस में, ह्यूमन बीइंग्स के केस में स्पर्म एंड ओवम कहाँ पे मिक्स होते हैं, कहाँ पे फ्यूजन होता है, कहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है? ओविडक्ट, fallopian tube. Fallopian tube. So it is known as internal fertilization. Syngamy happens inside a body. It is not in the environment. So therefore इसका एक harmful effect भी है। इस केस में एक्सटर्नल का एक harmful effect भी है। क्या harmful effect है यहाँ पे? Because fertilization बाहर हो रहा है, तो मे बी जो जाइगोट बनेगा या मे बी उसके आगे का जो किस्सा होगा, so वहां पे अगर कोई और ऑर्गेनिज्म आके उस सेल को कंज्यूम भी कर सकता है, या उस सेल को एनवायरनमेंट से भी खतरा हो सकता है। प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिला तो मे बी सेल डाई हो सकता है, उसको प्रॉपर। therefore huge number of male and female gametes are produced, maximum number of male and female gametes are produced, so that fertilization properly हो जाए, there are higher chances of fertilization. Okay, that is now this सर is इंटरनल में कि एक्सटर्नल में? एक्सटर्नल की बातें की मैंने, ये मैंने एक्सटर्नल की बातें की। ठीक है सर ओके, यस यस, एक बार बता दो एक्सटर्नल कैसे होता है? ओके, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? चल स्टार्ट करें इसको। सो लेट अस टेक एक्सटर्नल यस फर्टिलाइजेशन। सर। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। सो इस केस में क्या होगा? इन केस ऑफ एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स, इफ आई हैव द मेल बॉडी एंड द फीमेल बॉडी, और डिपेंड करेगा कि फर्दर डेवलपमेंट कहाँ होगा, इज इट आउट ऑफ द बॉडी और इनसाइड द बॉडी, फीमेल बॉडी। सो ये टेक्निकली व्हाट इज इट? इट इज फीमेल बॉडी विल रिलीज फीमेल गैमीट, मेल बॉडी विल रिलीज मेल गैमीट। ह्यूमन बीइंग्स के केस में कैसा होता है? मेल गैमीट दैट इज स्पर्म is released inside the female reproductive system.
So this is happening internally. Fertilization भी कहाँ होगा? अंदर ही होगा, फीमेल बॉडी के अंदर होगा. That is not the case in case of aquatic organisms. उनके केस में क्या हो सकता है? मेल गैमेट भी रिलीज कर दिया जाएगा पानी में, फीमेल गैमेट भी पानी में रिलीज कर दिया जाएगा, एंड पानी में ही, वाटर में ही, दे आर गोइंग टू फ्यूज. So this fusion is going to happen externally, outside the body. Therefore, it is known as external fertilization. अगर सर मेल गैमेट्स वाटर में, जैसे एग्जांपल लिया एक्वेटिक का, अगर मेल गैमेट्स वाटर में रिलीज कर दिया, फिर फीमेल ने उसको कंज्यूम कर लिया, मतलब तो फिर जो फर्टिलाइजेशन होगा फीमेल बॉडी के अंदर, तो उसको भी इंटरनल बोलेंगे. उसको इंटरनल बोलेंगे, उसको एक्सटर्नल बोल सकते हैं. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब क्या? फ्यूजन हैज टू बी आउटसाइड, जाइगोट बाहर फॉर्म होना चाहिए. फ्यूजन हैज टू बी आउटसाइड द बॉडी, हेंस जाइगोट हैज टू बी आउटसाइड द बॉडी. ओके सर. तो इसको मैं क्या बोल रहा था पता है? इस प्रोसेस को आई वाज सेइंग कि, हाँ फातिमा बोल. ये दोनों साइमल्टेनियसली रिलीज हो जाते हैं पानी में. हाँ, अभी देख, अभी इसी बात पे मैं आ रहा हूँ. सो अभी अगर इफ फातिमा सेज कि मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट आर गोइंग टू गेट रिलीज साइमल्टेनियसली, सो आइडियली व्हाट यू वुड एक्सपेक्ट और व्हाट यू वुड विश फॉर, आइडियली हम क्या चाहेंगे? आइडियली दोनों मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स साथ में रिलीज हों या अलग अलग रिलीज हों? अपने अपने साथ में. अगर साथ में रिलीज होंगे तो कैन आई से देयर आर हायर चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन? Can I say there are higher chances of fertilization? Okay. Yes. My next question. Because as I was saying, because they are released externally, and because we have no control on their fertilization, we have no control on their fusion, so we are just wishing, हम just ऐसे wish कर रहे हैं कि ये जो आसपास का एटमॉस्फेयर, आसपास का एनवायरनमेंट है, पानी है या जो भी और कोई ऑर्गेनिज्म जो आसपास घूम रहे हैं, वो इनको कंज्यूम ना कर ले. अदरवाइज वेस्ट, अदरवाइज फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होगा, न्यू ऑफस्प्रिंग नहीं बनेगा. So these are the drawbacks of external fertilization. And in fact ये जो सेम जो प्रोसेस है ना, सेम प्रोसेस, अगर आपने पढ़ा होगा इसके बारे में तो 10th स्टैंडर्ड में, सेम प्रोसेस ह्यूमन बींग्स में भी करते हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं? In vitro fertilization. IVF. Very good. IVF, in vitro fertilization, टेस्ट ट्यूब बेबी जो बोलते हैं ना. Yes, sir. ये वहां पे किस्सा है, आप ये भी पढ़ने वाले हो बाय द वे. You will study this in chapter number 4, unit 1, grade 12. Unit 1, grade 12, chapter number 4. वहां पे ये पढ़ाई आपको. सर. Yes. सर एक्सटर्नली का एक एग्जांपल बताइए ना सर. हाँ सर, मुझे भी जानना है. एग्जांपल्स के लिए तुझे एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम विजिट करना पड़ेगा. ओके सर. Sir, to get flowering. वो कहाँ जाता है सर बाद में फिर? क्या बोल रहा है? सर जो जाइगोट फॉर्म होता है एक्सटर्नली, Yes. उसको कहाँ पे जाता है सर? हाँ, तो दो कंडीशंस हैं. और एल्स, एक मिनट, you cannot minimize value recording. Okay. For externally in human beings, that surrogate mother is also the option now. नहीं. सरोगेट मदर के केस में कैसा होता है कि उसमें अलग अलग कंडीशंस. एक मिनट, पहले मैं उसके आंसर पे आ जाता हूँ, उसके क्वेश्चन पे आ जाता हूँ कि एक्सटर्नल अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो उसके बाद क्या होगा. सो वेदर, अभी क्वेश्चन उसका ऐसा कुछ है कि अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हुआ तो जो जाइगोट है ये एक्सटर्नली डेवलप होगा या इंटरनली डेवलप होगा. तो आई थिंक देयर शुड बी टू केसेस, देयर कैन बी टू केसेस वेयर द जाइगोट may develop externally only. It may have to use substratum जिसपे वो डेवलप होगा आगे, or maybe it will be consumed or it will be held by the one of the parents. One of the parents को help करेंगे grow करने के लिए. So any of the two cases are possible. Coming to this surrogacy में कैसा होता है कि surrogacy में it is not compulsory कि हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करके ही जाइगोट को अंदर सरोगेट मदर के अंदर इंजेक्ट करें. ऐसा भी होता है बहुत बार कि मदर ओवम ही नहीं रिलीज कर रही है. ठीक है, तो अगर मदर ओवम नहीं रिलीज कर पा रही है तो फिर क्या होगा कि देयर हैज टू बी अ डोनर हु विल डोनेट द ओवम. यस सर. ठीक है, एंड फादर का तो स्पर्म अवेलेबल है. सो यस, अगेन फर्टिलाइजेशन तो एक्सटर्नल होगा, लेकिन द मदर इज केपेबल इनफ, इफ इन केस द मदर इज केपेबल, वो बोलती नहीं मैं ओवम नहीं बना सकती बट आई कैन, माय यूट्रस इज हेल्दी. अगर गायनेकोलॉजिस्ट ने बोला कि हाँ उसका यूट्रस तो हेल्दी है, so we can place this zygote inside her uterus only, no problem with that. So this cannot be termed as surrogacy. Understood?
इट इज नॉट कंपल्सरी कि सरोगेसी मतलब आईवीएफ से ही होना है। अलग अलग ये है मेथड्स हैं, ZIFT, GIFT, ऐसे अलग अलग टर्म्स हैं जो आप पढ़ने वाले हो, आप पढ़ोगे इसके बारे में। जाइगोट, इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, सर ये जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जाइगोट बनता है ये फिर कहाँ जाता है? या जाइगोट खुद से डेवलप हो जाएगा या किसी पेरेंट का हेल्प लेगा। ओके सर। ओके नेक्स्ट सर यस यस सर यस जाइगोट एक्सटर्नली डेवलप होगा तो फिर उसके आगे का प्रोसेस भी एक्सटर्नली होगा कि फिर वो इंटरनल जाएगा? एक्सटर्नल डेवलप होगा तो एक्सटर्नली चलेगा ना, फिर एम्ब्रियोजेनेसिस में आ गया अपना। सर पूरा फिर एक्सटर्नली होगा ना वो? हाँ फिर एम्ब्रियोजेनेसिस में आ गया तो अभी एक्सटर्नल होगा वो। देख मेरी बात ओके सुन, सर। मेरी बात सुन। ये जो डेवलपमेंट है या नहीं, हम इसको हम किस चीज को क्लासिफाई कर रहे हैं? हम क्लासिफाई कर रहे हैं फर्टिलाइजेशन को, एक्सटर्नल और इंटरनल। समझा? यस सर। फातिमा also had some doubt. फातिमा यस सर, जब वो मेल और फीमेल का मीज जब रिलीज हो जाएंगे तो कभी इन केस वो फ्यूज नहीं हो पाए तो कितनी लाइफ स्पैन रहती है वो लोग की? ऑब्वियसली अगर वो फ्यूज नहीं हो पाए तो अभी इसके ऊपर तो नहीं पता ही कितनी लाइफ स्पैन होती है, बट इट इज सेड कि व्हेन एनिमल्स हैव दिस एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देन ऑब्वियसली देयर रिलीज ऑफ गैमेट्स इज वेरी मच सिंक्रोनाइज्ड। मैं तुझे इसी चैप्टर में एक टर्म बताता हूँ, इन्होंने क्या टर्म यूज किया है, ठीक है? तो तुझे उसका आइडिया आ जाएगा। ये देख पेज नंबर 14 पे जा, 14 पे, पेज नंबर 14 पे लास्ट पैराग्राफ, ठीक है? लास्ट पैराग्राफ। अब इसमें क्या दिया है? हाँ, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जहां पे लिखा है ना बोल्ड करके, उसके बाद वाला लाइन रीड कर। ऑर्गेनिजम्स एग्जिबिटिंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, मतलब ऑर्गेनिजम्स जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन दिखाते हैं, शो ग्रेट सिंक्रोनी। ग्रेट सिंक्रोनी मतलब क्या? वेरी गुड सिंक्रोनाइजेशन, very good understanding between each other, between the sexes, between the genders, and they release large number of gametes into the surrounding medium in order to increase the chances of syngamy. समझ में आया? यहीं पे आपको एग्जांपल्स भी दिया है बोनी फिशेस सर सिंक्रोनी का मतलब क्या होता है? हाँ सिंक्रोनी मतलब सिंक्रोनाइज्ड होता है, मतलब सिंक्रोनाइज्ड डांसर्स ना, डांस दो डांसर का डांस कर रहे हैं, दोनों सिंक्रोनाइज मैनर में डांस कर रहे हैं, दोनों के हाथ एक बार में ऊपर जा रहे हैं, हाथ नीचे आ रहे हैं साथ में, दैट इज कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, प्रॉपरली सिंक्रोनाइज्ड, सेम तरीके से सेम टाइमिंग पे काम हो रहा है वैसा। सो सेम टाइमिंग पे गैमेट्स रिलीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सर सिंगैमी का मतलब क्या हुआ सर? सिनगैमी का मतलब तुझे फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, अदनान बताएगा। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स sin means fusion and gammy means gam. वाओ वाओ अदनान, दैट वाज ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। एंड जो एक्सटर्नल जो होगा जैसे जाइगोट फॉर्म होगा तो वो लोग थोड़ा भी कनेक्टेड होंगे या मतलब मेल गैमेट फीमेल गैमेट से जाइगोट कनेक्टेड होगा या वो एकदम अलग ही हो जाएगा? मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूजन होने के बाद ही जाइगोट बनेगा, तो जाइगोट कनेक्टेड होगा मेल गैमेट फीमेल गैमेट पे, ये क्वेश्चन ही नहीं आना चाहिए। मींस समझा? एक्सटर्नल टाइप जब एक्सटर्नल होगा एक्वेटिक में, हाँ कहीं भी हो, मेल गैमीट प्लस फीमेल गैमीट इसी को तो बोलते हैं जाइगोट। समझ में आया? तो क्या बोल रहा है पता है? तो जाइगोट बन जाएगा, वो फीमेल गैमीट को कनेक्टेड होगा क्या? कैसे होगा? फीमेल गैमीट प्लस मेल गैमीट फिर जाइगोट। मैं वो नहीं बोल रहा सर, मैं बोल रहा हूँ कि जैसे एक फीमेल जो होगी, फीमेल जो अपना फीमेल गैमेट छोड़ेगी, मेल जो होगा मेल गैमेट छोड़ेगा, बट मेल और फीमेल से भी कनेक्टेड होंगे बाद में जाइगोट। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, यस यस यस, दैट शुड डिपेंड ऑन द स्पीशीज। सो उसके लिए हमको एक एक स्पीशी को चेक करना पड़ेगा, जो जो स्पीशी इन्वॉल्व है, वेदर इट इज डेवलप फर्दर इन द फीमेल पेरेंट के अंदर डेवलप हो रहा है या एक्सटर्नली डेवलप हो जा रहा है बाय यूजिंग एनी सबस्ट्रेटम, वो चेक करना पड़ेगा। वेरी करेगा आई थिंक एनिमल बाय एनिमल, ठीक है? ओके नेक्स्ट इज कहाँ पे सर अगर चेक करना है तो? अगेन तुझे प्लांट एनिमल किंगडम में जाना पड़ेगा। जो पहला जो यूनिट है ना, उसमें इसके बहुत सारे बेस एंड बेसिक्स छुपे हुए वहीं पे, उन्हीं दो चैप्टर्स, दोनों चैप्टर्स इंपॉर्टेंट। एक्सक्यूज मी सर, यस फातिमा। आखिरी डाउट है, अगर
मेल और फीमेल फ्यूज हो जाते हैं बाहर, मतलब जाइगोट वो सबस्ट्रेटम आपने बोले जैसा बाहर ही फ्यूज हो जाते हैं, और पेरेंट्स को तो पता नहीं कि वो जाइगोट वो लोग का बन चुका है, और वो बड़ा भी हो गया है, तो कैसे मिलेंगे फिर वो लोग? नहीं एक्चुअली देख इशू क्या है, इशू ये है कि मैं समझ गया कि मतलब वो बेचारा कैसे समझे कि बच्चा हमारा कहाँ गया या बच्चा बना भी नहीं बना। तो ये इशू नहीं आएगा बिकॉज उनके पास आधार कार्ड नाम की चीज ही नहीं, तो दे डोंट हैव टू वरी अबाउट दीस थिंग्स। वो दे आर लाइक फिलैंथ्रोपिस्ट होते ना, वैसे हैं वो लोग कि मतलब जस्ट रिलीज द गैमेट्स एंड पॉपुलेट दिस एंटायर हैबिटेट। ये पूरे वाटर बॉडी में सिर्फ हमारे बच्चे होने चाहिए वैसा। दे जस्ट कीप ऑन रिलीजिंग गैमेट्स, दे डोंट वरी अबाउट आइडेंटिटी, कौन सा बच्चा किसका, कौन सा बच्चा किसका, कोई टेंशन की बात नहीं। ओके सर। बट ये एक बार बीएसएस सर से तुम लोग जरूर कंफर्म करना, ठीक है, कि जो तुम लोग बात कर रहे हो वेदर जैसे मैं बोल रहा हूँ कि सबस्ट्रेटम यूज करके एक्सटर्नल डेवलप हो जाएगा, वैसे भी है भी कि नहीं है, ये उनसे एक बार क्लैरिटी ले लेना, ठीक है। तो उनका लेक्चर अभी आया, कल ही उनका लेक्चर है ना, कल सुबह मॉर्निंग में, तो उनको एक बार ये दोनों चीजें पूछ लेना कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो जाइगोट डेवलप हो गया वेदर इज कंज्यूम बैक बाय द पेरेंट बॉडी के अंदर डेवलपमेंट होगा या बाहर होगा। एज फार एज आई नो इट शुड बी both the cases may happen, but then he's expert in that subject, so maybe he'll be able to help you in a better manner. Sir, Okay. will you repeat that grade synchrony? क्या 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 Grade synchrony कुछ बोला था आपने? नहीं, अच्छा सिंक्रोनी, हाँ। सिंक्रोनी मतलब क्या सेजल? सिंक्रोनी मतलब हमने ये बोला कि सिंक्रोनाइज होना चाहिए रिलीज। अगर मेल पेरेंट रिलीज कर रहा है मेल गैमीट, ठीक है, फीमेल पेरेंट रिलीज कर रही है फीमेल गैमीट, तो जो ये रिलीज का टाइमिंग है ना, दोनों का सेम होना चाहिए, दोनों सेम टाइम पे रिलीज होनी चाहिए। सो दिस विल इंक्रीज द चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। समझा? फातिमा तुझे ये डाउट लेकिन क्यों आया, इतना कंसर्न क्यों है तू उनके बारे में बेचारी? नहीं है ना सर, मुझे ना ऐसे ऑब्जर्वेशन करने बहुत अच्छा लगता है कि वो लोग कैसे कैसे अपनी लाइफ, मतलब सारे ये ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि वो लोग को भी समझ दी होगी ना, मतलब ऊपर वाले ने समझ तो दी होगी थोड़ी, तो फिर वो सब मुझे अच्छा लगता है देखना। Okay, so you will have to see, you should very nicely again go through animal kingdom, and for this samajh case you should also read into nervous system development, उनका nervous system कितने अच्छे से developed है, so that will give you an idea कि वो कितने अच्छे कितना समझदार है वो, whether मतलब वो एकदम एडवांस है तो they'll say कि नहीं we want independent life, will not stay with you, will go away, हम किसी और नदी में चले जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे। ओके। एम्ब्रियोजेनेसिस इज द नेक्स्ट टर्म स्टूडेंट्स। एम्ब्रियोजेनेसिस जो मैंने अभी अभी आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है, सो बट उसके वापस से एक बार करने के लिए, एंड स्पेशली अदनान के केस में, अदनान यहाँ ध्यान देना, ठीक है, मेल गैमीट प्लस फीमेल गैमीट, अगेन सिनगैमी, वी विल यूज दैट टर्म सिनगैमी, गिव्स राइज टू जाइगोट, ठीक है, जाइगोट बन गया। नाउ जाइगोट इज गोइंग टू अंडरगो mitosis, zygote is going to undergo mitosis to produce embryo, so this embryo process का प्रोडक्शन जो मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया, this is known as embryogenesis, so यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके बुक में पता है दो टर्म्स यूज किए गए हैं, दो टर्म्स दे हैव गिवन डिवीजन, ठीक है, ये देखो मैं ये हटा देता हूँ, चलो ये हटा के मैं वो क्या बोलता हूँ पता है, इस एरो को उन्होंने क्या बोला, इस वक्त क्या क्या होगा ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस, which two things will happen, so this is very important to identify students. Again I'm sure कि human reproduction के वक्त आप इसको बहुत अच्छे से समझ जाओगे, but just to help you a bit right now, they've used two terms in this chapter. Which are those two terms? They've said division happens over here, division जिसको मैं बहुत आसानी से बोल दूंगा कि माइटोसिस है ना, माइटोसिस होने वाला है, and they've also used differentiation, cell differentiation और tissue differentiation. So ये differentiation मतलब क्या, सोचो आराम से,
सो जब मोरुला बनता है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से मोरुला, ब्लास्टुला, ये सब चीजें अभी आप पढ़ने वाले हो। तो जो ये जो पहले सेल्स होते हैं ना, एम्ब्रियो के जो इनिशियल सेल्स होते हैं, वो सारे सेम होते हैं सेल्स, ये सारे सेल्स सेम होते हैं, ठीक है, ये सारे सेल्स सेम होते हैं। तो इन सेल्स को अपन स्टेम सेल्स बोलते हैं, इफ यू रिमेंबर, दीज आर स्टेम सेल्स। सो ये सेल्स, दीज सेल्स कैन गिव राइज टू एनी अदर ऑर्गन ऑफ योर बॉडी। बट कुछ देर बाद डेवलपमेंट जैसे जैसे आगे बढ़ता है ना, तो वैसे वैसे सेल्स को एक डिफरेंट फंक्शन दे दिया जाता है कि चल तू सेल, तू क्या बनेगा, यू आर गोइंग टू बिकम नर्वस सिस्टम इन फ्यूचर। नेक्स्ट you are going to become liver in future. Next you are going to become kidney in future. इस तरह से। so ये मैं क्या कर रहा हूँ, different function उनको दे रहा हूँ। I am giving them different course, है ना, अलग अलग रास्ता उनको दे रहा हूँ। that is known as cell differentiation. okay, so आपको देखो कहाँ दिया ये दोनों वर्ड कहाँ दिए हैं, पेज नंबर 15 पे सेकेंड लाइन चेक करो, पेज नंबर 15 एम्ब्रियोजेनेसिस सेकेंड लाइन स्टूडेंट्स, लास्ट पैराग्राफ, पेज नंबर 15 में लास्ट पैराग्राफ एम्ब्रियोजेनेसिस जो है उसका सेकेंड लाइन। फर्स्ट लाइन से मैं रीड करता हूँ। एम्ब्रियोजेनेसिस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट। ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होगा, ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस जाइगोट अंडरगोस टू थिंग्स, सेल डिविजन एज वेल एज सेल डिफरेंशिएशन। इज दिस अंडरस्टूड? टेक अ स्क्रीनशॉट स्टूडेंट्स। सर जब सेल डिवीजन करेगा तब एम्ब्रायो बनेगा ना? हाँ, सेल डिवीजन करेगा तो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसी मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर को और सेल जब डिफरेंशिएशन करेगा तो? हाँ सुन, पहले डिवीजन होगा तो बहुत सारे सेल्स बन जाएंगे। अब ये सेल्स अपने आप को अरेंज करने लगेंगे, ठीक है, ये सेल्स अपने आप को अरेंज करने लगेंगे। एंड दिस इज अ प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस। सो एम्ब्रियोजेनेसिस में ये दोनों चीजें होती है, पहले सेल डिवीजन एंड देन सेल डिफरेंशिएशन, जहां हर सेल को एक प्रॉपर टीम मिल जाता है। इसी प्रोसेस को ह्यूमन बीइंग के केस में गैस्ट्रुलेशन बोला गया है, गैस्ट्रुलेशन। ओके, जब बीएससी सर आपका कल ये लेक्चर चालू करेंगे, ये चैप्टर चालू करने वाले हैं, आई थिंक शायद 4th या 5th लेक्चर में आप ये टर्म पे आओगे, गैस्ट्रुलेशन, या इवन मोर, मतलब इवन लेटर देन दैट, गैस्ट्रुलेशन। ओके, चलो आगे बढ़ जाता हूं मैं। आई गो टू नेक्स्ट सेगमेंट। नेक्स्ट सेगमेंट इज, हाँ ओके, लास्ट है, लास्ट ओविपेरस। सब सबको आता है, ओवरी आता है, पेरिकार्प क्या आता है। ओके, मैं वापस से बता दूं, ओवरी एंड पेरिकार्प वाला, तो ये जिसने मेरे साथ प्लांट रिप्रोडक्शन चैप्टर बैठा है उसको इन्फॉर्मेशन होगा इसके बारे में, जो नहीं बैठा है उसको मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। सो प्री एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बारे में अपन बातें कर रहे हैं, प्री एंड पोस्ट, स्पेशली प्लांट के बारे में यहाँ पे दिया है, तो वो मैं आपको जरूर बता दूं, वो चीजें बताना जरूरी है। सो बिफोर फर्टिलाइजेशन, ये जो ओव्यूल जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है, जिसको अपन ओव्यूल बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद उसी चीज को मैं क्या बोलूंगा, उसी चीज को मैं बोलता हूँ सीड, ठीक है। नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन के पहले जिसको मैं बोलता हूँ ओवरी, फर्टिलाइजेशन के बाद वही चीज क्या बन जाता है, फ्रूट। वेरी गुड। नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन के पहले जिसको मैं बोलता हूँ इंटेगुमेंट्स, इंटेगुमेंट्स। वही चीज फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन जाएगा, पेरिकार्प। सीड कोट, सीड कोट। जो ओवरी है स्टूडेंट्स, ओवरी फ्रूट बनता है, तो ओवरी के वॉल, ओवरी कहाँ है अपन सोचो, और इंटेगुमेंट कहाँ है, ये देखो, ये ओवरी है अगर, तो उसके अंदर इंटेगुमेंट्स होते हैं 2, और उसके अंदर होता है ओव्यूल, राइट है, ये रेड वाला ओव्यूल है, देखो। हाँ सर। सो अगर आप इंटेगुमेंट को बोल रहे हो पेरिकार्प, मतलब ये फ्रूट बन रहा है ना, इसका आपके हिसाब से ये फ्रूट बन रहा है, ये वाला लेयर, तो येलो वाला लेयर क्या बनने वाला है, समझ में आई बात? पेरिकार्प। यस। ओके, सो ये इतनी बातें और आपको दी गई हैं। I think this should be more than enough. Chapter is over, by the way, and now we can enter into MCQs. ठीक है, MCQs, selected MCQs I will discuss with you. ये कैल्सरस शेल क्या दिया है? हाँ, okay, calcareous shell. That is a term which is given to the layer around the egg for oviparous. Oviparous animals के लिए, egg के around layer. Okay. Okay. If you people, जिन्होंने लेक्चर्स, जिन्होंने बैचेस लेट ज्वाइन किए हैं, ठीक है, उनके लिए स्पेशली, आई थिंक नित्या ने भी कुछ दिन पहले वो लिंक डाला था, मैंने
कल मैंने अपडेट किया है वो लिंक प्लेलिस्ट, ठीक है, रिप्रोडक्शन प्लांट्स वाला। सो नाउ उस प्लेलिस्ट में यू विल फाइंड एवरी लेक्चर, सारे लेक्चर अब आपको मिलेंगे स्टार्ट टू एंड। मैंने एमसीक्यूज वाला भी उसमें डाल दिया है, ठीक है। एंड सेजल ने मुझे रिमाइंडर भी डाला था आज के लिए एमसीक्यूज वाला, बट वो मैं आज भी नहीं बना पाया, तो मैं एमसीक्यूज बना के होपफुली कल आई शुड सेंड, और मे बी संडे। बट सेजल कीप रिमाइंडिंग, मुझे ग्रुप पे नहीं पर्सनल पे रिमाइंड कर दिया, ठीक है। ग्रुप पे फिर ऐसा एम्बैरेसमेंट हो जाता है, shit यार, मैं नहीं बोला था रिमाइंड करने को, मैं ही वापस रिमाइंड करा। वो स्नूजिंग वाला ऑप्शन दिखता है, स्नूज स्नूज अगेन 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 ऐसा, ठीक है। सो जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, प्लीज यू विल हैव टू गो थ्रू द लेक्चर रिकॉर्डिंग्स, ओके। और उसमें फिर कुछ ना समझे यू कैन आस्क। सर आदित्य बोल। सर कैलकुलस सेल का मतलब क्या है सर? सर इट इज लेयर अराउंड एग, ओके सर। ठीक है। सो आई थिंक का प्रेजेंट का होता है। क्या बोल रहा है? आई नो कि पेरिकार्प वो वे डेवलप होता है फ्रूट में, वो पता है, बट वो रहता कहाँ है वो देख। ठीक है। सो पेरिकार्प मतलब क्या अदनान, तू जब भी ये पका हुआ आम खाता है ना, पका हुआ आम, हाँ सर। सो जो ऊपर का लेयर जो तू निकाल के फेंक देता है, मतलब अपन ऊपर का लेयर निकाल के फेंकने के पहले उसके जो अंदर वाला पार्ट है वो थोड़ा सा और खा लेते हैं, फिर उसको ऐसे फेंकते हैं अपन। फ्लैशी सो दैट इज एपिकार्प, समझा? वो एपिकार्प है, एपिकार्प। ये देखिए खाते हैं। एक मिनट रुक जा। पेरिकार्प के भी 3 लेयर्स होते हैं, ठीक है। तो अभी ये तीनों लेयर्स मैं किसके हेल्प से मुझे एक्सप्लेन करूंगा? मैंगो के हेल्प से, ठीक है। तो जो हाँ, आउटर सर। मोस्ट लेयर है ना, एपिकार्प, ये वो लेयर है जिसको तू निकाल के, जिसको स्किन होता है ना, मैंगो का स्किन, तो बाहर से देख मैंगो येलो नजर आता है, तो जो येलो दिख रहा है तुझे बाहर से, छिलका दैट इसको इज पील कर देते हैं सर। पील ऑफ कर देते हैं, यस। एंड देन द बल्की द फ्लैशी पार्ट, जो फ्लैशी पार्ट होता है जिसको अपन खाते हैं, दैट इज मेसोकार्प। एंड फाइनली एकदम अंदर होगा लेयर, दैट इज एंडोकार्प, जस्ट अबव द सीड यू कैन से, एंडोकार्प। तो एंडो मतलब क्या? इनर। मीजो मतलब क्या? मिडल। एपी मतलब क्या? आउटर। समझा? तो दिस इज पेरिकार्प, दिस इज फ्रूट। पेरिकार्प मतलब फ्रूट। पेरिकार्प क्यों बोलते हैं अदनान? पेरिकार्प इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये कार्पल के अराउंड है, कार्पल के अराउंड। फ्रूट, कार्पल मतलब याद आ रहा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके अराउंड है बना हुआ। दिस इज पेरिकार्प, ओके। कार्पेट वाला। करेक्ट। सर वो जो आम की जो गुठली होती है उसके ऊपर मतलब ऐसे थोड़े हेरी लाइक वो सारी चीजें होती है, वो क्या है फिर? उसको देख, अभी आम के केस में अपन है ना, ये जो एंडोकार्प है वो प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं कर पाएंगे, बट वैसे बहुत सारे सीड्स है जहाँ पे एंडोकार्प यू कैन डिफाइन वेरी प्रॉपर्ली। अपन वो सीड वो प्रॉपर्ली चेक करना पड़ेगा कि किस किस में अपन डिफाइन कर सकते हैं। एंडोकार्प पे वो जो स्किन है, वो सीड पे जो स्किन है, दैट इज वेरी वेरी थिन स्किन, इज एंडोकार्प। एक और तरीका है जो डिफाइन करने का, जो सर कोकोनट। कच्चा वाला, कच्चा, हाँ कोकोनट इज परफेक्ट एग्जांपल, अदरवाइज तू कच्चा वाला कैरी ले, समझ गया। कैरी में वो जो अपर वाला लेयर है वो तुझे समझेगा, एंडोकार्प। प्रॉपर आवाज टक 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 टक। सर पके हुए मैंगो में वो अपर लेयर सर स्ट्रांग हो जाती है। हाँ, तो इट काइंड हाँ सर, वो टेक्स्ट में यही दिया है, पेरिकार्प। मर्जेस विद द सीड, ऊपर कोटिंग जैसा लगता है। ओके, मैं आपको क्वेश्चंस भेज रहा हूँ। सर सीड कोट भी 2 उसमें डिवाइड होती है ना? यस, टेस्टा एंड टेगमेन, बिकॉज इंटेगुमेंट 2 है ना। सर मैंगो के अंदर वो कैसा रहता है टेस्ट एंड टेगमेन? टेस्टा एंड टेगमेन तो डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा, अंदर डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा। सर मैं भी जैसा देखा है मैंने, वो अंदर की तरफ व्हाइट कलर का एकदम पतला सा रहता है सर, हाँ, स्लीपरी। ओके, ठीक है। उसको देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा हमको। व्हाइट स्लिपरी मुझे समझ रहे तो कौन सी बात कर रहा है? वो जो ऐसे सेपरेट कर देते हैं, उसके ऊपर जो लेयर लगा रहता है ना व्हाइट। सर सीड जब ब्रेक करेंगे तो वो जो बाहर वाला आउटर सरफेस जो रहता है रफ एंड टफ,
वो रहता है सर टेस्टा, और फिर वो जो अंदर सर एकदम पतला सा रहता है सर, वो शायद टेगमेन रहता है, व्हाइट कलर का एकदम पतला सा सर, एकदम उसी से चिपका रहता है। करेक्ट है, देखना पड़ेगा, मुझे कंफर्म करना पड़ेगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। हाँ सर, खाएंगे तो कर लेने का सर। खाएंगे तो कर लेने का। ओके चलो, क्वेश्चंस मैं आपको भेज रहा हूँ एंड यू हैव टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस। आप सबके सब क्लास मॉड्यूल निकाल लो, जिसके पास क्लास मॉड्यूल नहीं है मैं आपको पीडीएफ सेंड कर देता हूँ, ठीक है? इससे बोलो सर। हेलो, आकांक्षा, हाँ ओके, सो दिस इज द पीडीएफ, मैं दोनों ग्रुप पे डाल देता हूँ, मैं आपको क्वेश्चंस भेज रहा हूँ, ठीक है? एंड वही क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने। चलो क्वेश्चंस लिखना शुरू कर दो। क्वेश्चन नंबर, और एल्स यू कैन मार्क, क्वेश्चन नंबर मार्क भी कर सकते हो। एग्जांपल्स आई एम नॉट पिकिंग। इवैल्यूएट, नहीं नहीं रुक जाओ, इवैल्यूएट में से एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, सर कहाँ पे सर? तेरे पास मॉड्यूल है अवनीश? यस सर। क्लास मॉड्यूल? यस सर, है सर। हाँ, पेज नंबर 12 पे जा, पेज नंबर 12। तो अभी फिलअप पीडीएफ सॉल्व करना है मॉड्यूल? जो पीडीएफ मैंने हाँ, भेजा है सर। ना, वो क्लास मॉड्यूल का ही पीडीएफ है। ओके, तो जिसके पास क्लास मॉड्यूल मॉड्यूल नहीं है भी ना, उसके लिए मैंने पीडीएफ भेजा है, ठीक है? सो पेज नंबर 12 पे चले जाओ, पेज नंबर 12 पे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। सर, एक मिनट। मैं इसको पॉज कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग को। ओके, वेरी गुड। रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना ही भूल गया था नित्या, इतनी याद भी नहीं दिला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14 and Sir, what is Aditi ninth Gaikwad. answer? Both 1 and 3, 1 and 3. Aditi Gaikwad, question number 14. Yes, sir. Sir, the answer will be x by 2 since it divides into 2. Like, हाँ, यस I'll यस guess यस, रुक जा, ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, इसमें एक्सप्लेनेशन लगेगा, ये कैलकुलेशन है, बहुत सिंपल है, बट लेट मी एक्सप्लेन दिस। इफ अ लीफ सेल ऑफ अ गिव, ठीक है, नाम तो मेरे को एग्जांपल से अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमको फोकस कहाँ करना है पता है, कि वो कौन से सेल के बारे में बात कर रहे हैं, whether it is gamete or it is a normal somatic cell or is it a myocyte, ठीक है, कौन सा सेल है? सो इफ अ लीफ सेल, नॉर्मल जो सेल, जो लीफ के सेल्स होते हैं, उनके पास एक्स क्रोमोसोम्स हैं, देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन इट्स एग सेल। समझा? तो अभी मैं इसमें क्या करता हूँ, ये देखो फटाफट से, आई विल स्टार्ट वाइड स्क्रीन फर्स्ट, ओके? एंड ये उन्होंने पूछा, ये देखो नॉर्मल लीफ सेल है ना, लीफ सेल की बात हो रही है, तो अलसे नॉर्मल सोमैटिक सेल अगर है तो उसके पास कितने क्रोमोसोम दिए हैं इन्होंने? नॉर्मल सोमैटिक सेल, लीफ सेल में लिखता हूँ, जो टर्म क्वेश्चन में यूज किया मैं वही लिख देता हूँ, ठीक है? एक नॉर्मल लीफ सेल है, उसके पास इन्होंने दिया है एक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है, एक्स क्रोमोसोम्स, एक्स सेल की बात कर रहे हैं, तो ये तो कौन सा होगा, लीफ सेल क्या होगा? कंफर्म दिस इज अ डिप्लॉइड, है ना? एंड व्हेन आई स्पीक अबाउट एग सेल स्टूडेंट्स, एग सेल क्या होता है? एग सेल इज फॉर्म्ड बाय meiosis, it is a product of meiosis, it is a gamete, so egg cell अगर gamete है तो surely it should be n, है ना? तो अगर यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि 2n बन गया n, तो यहाँ पे भी तो डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा आपको, है ना? सो therefore x by 2, that's it, that is your answer.
तो इसके सर ये बेसिस सिर्फ लीव सेल में ही होता है? नहीं, ये देख लीफ सेल तुझे खाली एक रेफरेंस पॉइंट दिया है और कुछ नहीं। रेफरेंस पॉइंट तुझे खाली लोग बताना चाहते थे कि लीफ मतलब सेल हर में सेल में होता है ना ऐसा? हाँ ऑब्वियसली नहीं, देख कैसा है, तू रुक जा और भी एग्जांपल्स आएंगे तो तुझे और बेटर समझ में आएगा। अभी इसके केस में उसने क्या पूछा, उसने बोला कि एक सेल में कितने क्रोमोसोम्स होंगे अगर लीफ के सेल में है एक्स। तो इससे उसका बोलने का मतलब क्या था, वो पूछना चाहता है कि अगर नॉर्मल सेल में एक्स है तो एक हैप्लॉइड सेल में कितने होंगे, समझा? बिकॉज एक सेल तुझे पता है कि हैप्लॉइड है, एक सेल तो एक गैमीट हो गया, फीमेल गैमीट है ना। सो नॉर्मल सेल में अपने को पता है कि डिप्लॉइड है, या नॉर्मल सेल में जितना भी होगा, डिप्लॉइड में क्यों बोलूं, चलो जितना भी होगा एक सेल में उसका हाफ हो जाने वाला है। समझ में आया? सो अगर नॉर्मल लीव सेल में एक्स दिया है तो एक्स सेल विच इज अ प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस रिडक्शन डिवीजन के बाद बनता है, दैट हैज टू बी x/2। ये समझ में आ गई सबको बात? अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? इसके Yes. बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस Yes, आने sir. वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपके लिए मार्क किए हैं जो इसके बेसिस पे आएंगे, सो वी विल कीप ऑन सॉल्विंग देम। ओके, सो नेक्स्ट कौन करेगा क्वेश्चन नंबर 16? क्वेश्चन नंबर 16 करेगी जेनीटा। क्वेश्चन नंबर 16 जेनीटा। In animals, juvenile phase is followed by reproductive phase. Juvenile phase is followed by reproductive phase. Very good, correct. Because juvenile phase is a phase where the organism is still developing to, still maturing to undergo reproduction. Okay. Next is question number 19. Question number 19 will be done by Nitya. Question number 19. The clones are prepared from a single parent, as a single parent does the asexual reproduction. That's why. Asexual reproduction, that is right answer. बहुत सिंपल था ये, मैं देखा नहीं। ये वापस एक और क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 शालू सिंह। 45. ओके सॉरी 49 सर के बाद कौन सा करूं? क्वेश्चन नंबर 45 शालू सिंह 45। So first one is right because they produce either haploid or diploid parents, and the second option is wrong because it takes place by mitosis only. No, 1 minute. क्या बोल रही है? सर वो दोनों से होता है, माइटोसिस और मियोसिस से, तो सेकंड थर्ड दोनों रॉन्ग और फर्स्ट फोर्थ तो राइट है। एक मिनट। Choose the correct statements. Choose the correct statements in case of, in relation to gametes. Gametes के केस में correct statement क्या क्या है, ठीक है? Statement number 1, they may be produced from either haploid or diploid parents. This is right answer. ठीक है, ये correct है। Statement number 1. Okay, then statement number 2, they are produced by meiosis only. They're produced by meiosis only. Okay, तो यहाँ पे हम आ जाएंगे कहाँ, कौन से कंसेप्ट पे? एपोमिक्सिस पे आ जाएंगे। एपोमिक्सिस जहाँ पे डेवलप्स इनटू, इफ यू रिमेम्बर स्टूडेंट्स, अपन ने एपोस्पोरी किया था। एपोस्पोरी ये बोर्ड्स के बुक में आपको मिलेगा, एपोस्पोरी आपके एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है? सो इसको हटा देता हूँ मैं। They can be produced by mitosis only, नहीं, they can be produced either by mitosis or meiosis. Gametes can be haploid or अच्छा okay, understood. Sorry मैं first statement को I was by mistake I was reading it as haploid or diploid gamete, so मुझे वो भी wrong दिख रहा था, ठीक है? it is haploid or diploid parents, so ठीक है। so first and fourth have to be correct. yes, तूने क्या आंसर बोला शालू? फर्स्ट और फोर्थ ही बोला था, थर्ड ऑप्शन। first or fourth is in, yes, option number 3। हाँ बोल। तो फर्स्ट वाला जो है वो दे में बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ईदर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड पेरेंट्स, तो उसका एग्जांपल वही होगा ना, मेल गैमेट और फीमेल वाला। करेक्ट। बट जो डिप्लॉइड है उसमें इसमें ना डिप्लॉइड का अपन ने फ्लावर के केस में पढ़ लिया,
ठीक है। और हैप्लॉइड का तुमको पढ़ना पड़ेगा, यू विल हैव टू वेट फॉर हनी बी का क्रॉसिंग, जो मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। हनी बेस जब आप पढ़ोगे तो वहां पे इसका एग्जांपल आप पढ़ लोगे हैप्लॉइड वाला। ठीक है, सर मैंने सिर्फ फोर्थ वाला ही मार्क किया था। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके, नेक्स्ट सर क्वेश्चन नंबर इज, ब्रायोफाइट्स का भी होगा सर। okay, देखो सी लिसन टू मी। ब्रायोफाइट्स, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, आई वोंट बी एबल टू हेल्प यू। ठीक है, वो आपको BSSN ने कवर किया है और वो उस टॉपिक को कवर करते हैं। आई डोंट कवर दैट टॉपिक, देयरफॉर मैं उसके एग्जांपल्स भी आपको नहीं हेल्प कर पाऊंगा और ना ही उसके एक्सप्लेनेशंस के साथ। ओके, सो आई एम वेरी सॉरी, बट वहां पे आई वोंट बी एबल टू हेल्प यू। let's go to 49 students, 49th question number, 49th सूरज बता। 48. अच्छा 48 भी, ओके सूरज 48 वाला, सूरज 48th क्वेश्चन। सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ लेंदी प्रोसेस, ये सही बोल सकते हैं क्योंकि क्या होता है उसमें, क्योंकि एसेक्सुअल में डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, मतलब इतना टाइम नहीं लगता। और फिर गैमेट्स ऑफ पेरेंट्स हैव क्वालिटेटिवली डिफरेंट जेनेटिक कॉम्पोजिशन, सर ये बोल सकते हैं क्योंकि जो ऑफस्प्रिंग रहता है उसमें मतलब क्या होता है एग्जैक्ट सिमिलर नहीं होता पेरेंट्स से, थोड़े थोड़े वेरिएशन तो होते ही हैं जो भी ऑफस्प्रिंग रहता है। और फिर जेनेटिक मटेरियल कम्स फ्रॉम पेरेंट्स ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज, सर ये भी नहीं हो सकता क्योंकि अगर टू डिफरेंट स्पीशीज होगा तो फिर कुछ और ही मतलब दोनों के कैरेक्टर्स आएंगे ऑफस्प्रिंग में, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर ग्रेटर अमाउंट ऑफ DNA इज इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नहीं सर क्या मतलब जितना स्पेसिफिक अमाउंट लगता है, जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन से 46 तो हमें 20 से 23 लगेगा, ग्रेटर अमाउंट में लगेगा, इसलिए ऑप्शन 2 होना चाहिए सर। ऑप्शन 2 इसका नहीं होगा बिकॉज टू डिफरेंट पेरेंट्स, वो जो टू डिफरेंट स्पीशीज दिया है ना, इट इज जस्ट टू इंडिकेट क्रॉस पॉलिनेशन इन केस ऑफ प्लांट्स। ठीक है, वो वाला पॉइंट कवर करने के लिए उन्होंने डिफरेंट स्पीशीज वर्ड डाला है। you have more variations in offsprings in case of sexual reproduction only and only because two parents are involved, और कोई भी रीजन यहाँ पे नहीं चलेगा। ठीक है, so answer थर्ड has वन to ना be सर। 3, answer has to be 3, yes 3 में आई थॉट तो ये जो है ना कमिंग फ्रॉम पेरेंट्स, टू डिफरेंट पेरेंट्स, अभी यहाँ पे स्पीशीज खाली इसके लिए क्रॉस पॉलिनेशन कवर करने के लिए तो स्पीशी वाला वर्ड यूज किया, अदरवाइज इट हैज टू बी द आंसर। टू डिफरेंट पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड, two different set of chromosomes are involved, and therefore it has to give you large amount of variation. So 48 का answer is 3. 49th भी है ना? Yes. 49th कौन आंसर करेगा? और जिसने आंसर किया कर लिया ना, हाथ नीचे करते जाना, ठीक है? तो मुझे समझेगा किस को और पूछना है। सूरज हाथ नीचे कर ले, नित्या हाथ नीचे कर ले। सर आपने बोला था ना कि आप आगे क्वेश्चन दोगे क्योंकि वो इजी था। ठीक है, मैं पूछता हूँ तुझे, तू हाथ नीचे कर ले। और बाकी लोग ने सॉल्व भी नहीं किया क्या? बाकी किसी ने हाथ ऊपर नहीं किया? अदनान, दिया कदम, फातिमा, व्हाट अबाउट यू? महक गड़ा, मानसी गुप्ता, नेहा किदेचा, सारे हाथ ऊपर करो जो रेडी हो। जिसको मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा है सबको हाथ ऊपर करना। यस मेरा हेलो ऐसे रॉन्ग हो गया था। सर, यस 48 में सर एक डाउट है सर, हाँ 48 में डाउट है सर, पूछ उसमें पूछ। लिखा है फ्रॉम पेरेंट्स ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज। हाँ मैं वही तो बोल रहा सर था, मेल और ये फीमेल जो होते हैं वो तो एक ही स्पीशीज के होते हैं ना सर? करेक्ट है। अभी इसमें कैसा है अवनीश, जो क्रॉस पॉलिनेशन तू पढ़ेगा ना अगर प्लांट्स के केस में, तो वहां पे इंटरस्पीशीज अपन पढ़ते हैं। ठीक है, सो उस पॉइंट को कवर करने के लिए दे माइट हैव यूज्ड दिस टर्म। अंडरस्टूड? क्लियर है? मैंने कोई नहीं किया हो तो इसके लिए मैंने क्या बोला सर आपने? कोई नहीं। एक मिनट, ये बीच में अदनान तू भी बात कर रहा है। हाँ अवनीश, मैं तुझे बोल रहा हूँ कि क्रॉस पॉलिनेशन के केस में स्पीशीज वेरी हो सकते हैं, देयरफॉर दे हैव सेड कि टू डिफरेंट स्पीशीज आर इन्वॉल्व। आइडियली इसका सिंपल आंसर होना चाहिए था बिकॉज टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, बस अगर ये रहा तो भी आई विल गो विद दैट आंसर। टू पेरेंट्स खाली बोल दिया ऑप्शन में तो भी ऑप्शन करेक्ट हो जाता, बट व्हेन दे से डिफरेंट स्पीशीज then what they mean is they mean to include hybridization also in this. Understood? So still answer will be 3 only. ओके सर। Okay, कौन नेक्स्ट बोल रहा है? दिया कदम, नेक्स्ट क्वेश्चन। 49 हुआ अपना? 49 नहीं हुआ, 49 वाला दिया।
Yes, sir. So in the 49th question, it is given that a few statements with regard to sexual reproduction are given below, and we have to choose the correct answer for the following option. So in this, if we look at the third option, which is meiosis never occurs during sexual reproduction, it is wrong. And the fourth option, which is given, which is external fertilization is a rule during sexual reproduction, it is also wrong. So we can cut first, third, and fourth option because it contains third and fourth option in it. So the correct would be the first and the second, which is the second option. Okay. ठीक है, that is right. Sir, बट इसमें एक इशू हो जाएगा. इशू क्या है इसमें? इशू इज जो ऑप्शन Yes, sir. 1 The है, first, हाँ सर, उसमें Yeah. बोला गया कि जो हमेशा ऑप्शन 1 है सर, उसमें second होगा। पार्थेनोजेनेसिस से होगा सर ना वो। सेकंड होगा हाँ ना। हाँ, मैं आ रहा हूँ उस पे आ रहा हूँ, एक मिनट, पार्थेनोजेनेसिस पे मैं आता हूँ. अभी कैसा है जो पार्थेनोजेनेसिस है, पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है, दैट इज समथिंग व्हिच इज प्रोड्यूस्ड, सीड फॉर्मेशन उसमें नहीं होगा, बट उसमें प्रोडक्ट आ जाएगा, ऑप्शन में आ जाएगा. ऑल्दो इट इज हैप्लॉइड, इट इज स्टेराइल. सो जब वो सारी चीजें अपन इन्वॉल्व करेंगे तो अपन उसमें क्या बोलते हैं? इट इज समथिंग व्हिच इज मिमिकिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो मे बी अपन कंट्रोवर्शियल को कंसीडर करके अगर सपोज ऑप्शन में ऐसा होता कि सेकंड ऑप्शन, तो स्ट्रेट अवे अपन सेकंड सर ऑप्शन ओनली 2 होता तो वही वाला ऑप्शन होता सर. डेफिनेटली ओनली 2 के साथ चले जाते हैं. ओनली बिकॉज ऑफ पार्थेनोजेनेसिस. इफ आई कंसीडर पार्थेनोजेनेसिस में, मैं पार्थेनोजेनेसिस को आउट ऑफ, मतलब मैं इसको अगर एलिमिनेट करना चाहूँ तो कौन से बेसिस पे एलिमिनेट कर सकता हूँ कि जो ऑफस्प्रिंग पैदा होगा इट विल बी स्टेराइल. बट अगेन वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दिया गया कि स्टेराइल हो या क्या है. देयरफॉर मे बी इस केस में इन्होंने आंसर उसको लिया है. अदरवाइज स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ओनली ऑप्शन 2 शुड बी द आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है मुझे बताओ. 51. 49 का आंसर क्या था? 49 यहाँ पे है 2, बी, ऑप्शन बी इन दिस केस. 1 and 2. यस. 51 हाँ 51 बहुत सिंपल है. 51 का आंसर कौन देगा? 51 का आंसर, एक मिनट, अभिषेक गुप्ता 51 आंसर दे पाएगा? Excuse me, sir. Yes, sir. हाँ यस Doubt फातिमा. है पूछूं? हाँ ये पूछ. समझाना है 49 वाला के फर्स्ट कैसे होगा? 49 वाले में ना फर्स्ट को कंसीडर मत कर, ऑप्शन 2 खाली. ठीक है, ओके. मेरिन इस पे कुछ कमेंट करना चाहेगा पार्थेनोजेनेसिस पे? मेरे को तो अभी एनिमल्स में हो सकता है आंसर, पर हाँ हो सकता है, बट रेप्टाइल्स में होता है, मतलब वो लिजार्ड में, कमोडो ड्रैगन में और वो सब में. हाँ तो अरे मतलब तू हो सकता- हनीबी में होता है. हाँ वो तो मतलब एनिमल्स में हो सकता है, तो मतलब आंसर वो हो सकता है ना, थर्ड वाला, सॉरी सेकंड वाला. फर्स्ट वाले को भी हम ऑप्शन में ले सकते हैं, बट कैसा है कि अगेन वो जो ऑफस्प्रिंग जो होगा इट वुड बी स्टेराइल. ऑल्दो यस वी कैन इंक्लूड देम इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में सर, स्टेराइलिटी पे कुछ कमेंट नहीं डाला. हाँ वही फर्टाइल और स्टेराइल. सर वो ऑप्शन थोड़ा इनकरेक्ट है बस, बाकी हो सकता है सर. अरे नहीं, मतलब देख कैसा है, इनकरेक्ट तो नहीं, आई कैन से ऑप्शंस मे बी फर्स्ट वाला ऑप्शन इनकम्प्लीट है. अगर वो और स्पेसिफाई किया जाए कि किस केस में या कैसा ऑफस्प्रिंग होगा, देन वी कैन वेरी इजीली गो विद दैट ऑप्शन, वी कैन कंसीडर Yes. इट. ठीक है उसको सर अपन लेकिन हटा सकते हैं. परफेक्ट आंसर देखेंगे तो सेकंड ही रहेगा ना. हाँ अरे नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, अगर हनीबी को तो कंसीडर करता है, सो हनीबी अंडरगोज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. यस सर. तो उसमें कोई डाउट ही नहीं है. तो यू कैन इजीली गो अहेड विद फर्स्ट ऑप्शन आल्सो. सो ऐसा नहीं कि वो रॉन्ग है, लेकिन अगर वो थोड़ा और इसमें इंफॉर्मेशन होता ना ऑप्शन में, फर्स्ट वाले में, तो हम उसको आसानी Yes, से एक्सेप्ट कर लेते कि हाँ अच्छा फर्स्ट भी तो आएगा, डेफिनेटली आएगा. यहाँ पे क्या है, ये खाली देख के ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट ऑलवेज रिक्वायर 2 इंडिविजुअल्स, तो बात खत्म हो गई कि नहीं ये तो नहीं आएगा. बट देन as soon as you shift your focus towards वो जो वर्ड ना पार्थेनोजेनेसिस, एक्चुअली Yes, sir. पार्थेनोजेनेसिस जान दो, वो वर्ड पे मत जाओ, खाली
अभी मैं तुमसे वो डिस्कस क्यों नहीं कर पा रहा हूँ हनी बी वाला, बिकॉज तुमको वो क्रॉसिंग हुआ नहीं। एक बार वो तुमको क्रॉसिंग सिखा दिया जाए, फिर तुम आके इस वापस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे सर तो you will अर्थवर्म में भी होता है सर। हाँ, यू विल डेफिनेटली गो अहेड विद 1 and 2, कोई भी आपको डाउट उसमें नहीं रहेगा। सर अर्थवर्म में भी फातिमा? होता है, 2 डिफरेंट इंडिविजुअल की जरूरत नहीं पड़ती है। हर्माफ्रोडाइट। हाँ वो हर्माफ्रोडाइट है इसलिए। ओके हाँ, तो कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे अपन? सर अभिषेक गुप्ता, 51। हाँ अभिषेक आंसर दे पाएगा? हाँ सर। हाँ बोल बोल। सर 51 का करेक्ट ऑप्शन है सर फर्स्ट, क्योंकि सर मेल गैमेट्स में 12 क्रोमोसोम है, तो फीमेल गैमेट्स में भी 12 क्रोमोसोम रहेंगे, क्योंकि अगर वो दोनों जब आपस में फर्टिलाइज होंगे तो जाइगोट बनेगा 24 का। शाबाश शाबाश। और सर जो जाइगोट से डिवाइड होगा, जो सेल फॉर्म होगा वो भी 12 का ही फॉर्म होगा सर, तो दैट्स व्हाई सर फर्स्ट। ओके नहीं 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 देख, क्रोमोसोम नंबर इन फीमेल गैमीट तूने करेक्ट जस्टिफाई किया कि 12 ही होगा, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। देन जाइगोट तूने करेक्ट एक्सप्लेन किया कि 12 + 12 तो हो जाएगा 24, दैट इज आल्सो करेक्ट। बट देन एज सून एज वी शिफ्ट टुवर्ड्स सीडलिंग, मतलब अपन कहाँ पहुंच गए? समझ रहा है, सीड की बात कर रहे हैं तो हम कहाँ पहुंच गए? हम एम्ब्रियो तक पहुंच गए। तो जाइगोट से एम्ब्रियो कैसे जाता है बता मुझे? माइटोसिस होता है कि मियोसिस होता है? थर्ड आएगा फिर, थर्ड आएगा सर। सर माइटोसिस होता है सर, सॉरी थर्ड आएगा, थर्ड। तो करेक्ट है, थर्ड आएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, बिकॉज इट इज माइटोसिस, सो देयरफॉर नंबर विल रिमेन सेम, नंबर विल रिमेन सेम। ओके 51 के बाद 55 पे आते हैं। 55 बहुत सिंपल। अच्छा 53 भी कर लेते हैं, चलो 53 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द शूट टिप सेल्स ऑफ मेज प्लांट। शूट टिप सेल की बात कर रहा हूं मैं, शूट टिप मतलब वहां पे कौन होगा? शूट टिप मतलब कौन सा सेल है शूट ये? अपाइकल मेरिस्टेम। हाँ बट दिस इज विच सेल? इट इज नॉर्मल सोमैटिक सेल या गैमीट है ये कोई? सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल नॉर्मल सेल है, यस यस, इट इज नॉट गैमीट एट ऑल, है ना? तो ये बात तो मेरे को क्लियर हो गई कि यहाँ पे जितना भी रहेगा इसके आगे अगर मुझे पूछा जाता है गैमीट के बारे में तो मैं इसका हाफ कर दूंगा। अगर मुझे पूछा जाता है किसी नॉर्मल सेल के बारे में या गैमीटोफाइट के बारे में भी, तो मैं इसको उतना ही रखूंगा, डिप्लॉयड ही रखूंगा, या जो भी काउंट है वही सेम रखूंगा। तो अभी क्वेश्चन आगे लेकर जाते हैं। Number of chromosomes in the shoot tip cells of a maize plant is 20. Number of chromosomes in the microspore mother cell. Microspore mother cell is not at all haploid. Haploid है क्या वो? No. नहीं, she is also diploid. No sir, diploid. है ना? She Yes is also sir. diploid. So therefore your answer should be 20 का 20 ही रह जाएगा। 20 रहेगा सर। वेरी गुड। अगर मैं आपको पूछता कि माइक्रोस्पोर में कितना होगा तो आपका आंसर होता 10 होगा सर। शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड। इफ सपोज मैं आपको पूछता कि PEN में कितना होता? PEN में 30 30 इज राइट आंसर, 30 इज राइट आंसर। जो आपके पास ऑप्शन ही यहाँ पे नहीं है सर। PN क्या होता है सर? हाँ हाँ, क्या क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? सर PEN में 30 कैसे? PEN सर। हाँ मैं बताता हूँ 30 कैसे। इट इज ट्रिप्लॉइड ना। एक बार PEN क्या होता है ये बता दीजिए सर। ओके मैं बताता हूँ PEN क्या है। PEN बहुत सिंपल है, एंडोस्पर्म के पहले जो बनता है दैट इज PEN। स्क्रीन पे बताऊं मैं सॉल्व करके? बाप रे क्या बारिश हो रही। ओके सेकेंडरी न्यूक्लियस इज डिप्लॉयड इन नेचर एंड इसके पास सेकेंड मेल गैमीट आता है, सेकेंड मेल गैमीट इज N, सो ये दोनों मिलके ट्रिप्लॉइड PEN देंगे। इट इज ट्रिप्लॉइड जो आगे चल के एंडोस्पर्म बन जाता है। समझ में आया सर? यस। ओके थोड़ा सा फास्ट करते हैं स्टूडेंट्स, थोड़ा सा फास्ट करते हैं, ठीक है? सो 50, ये कौन सा क्वेश्चन है? 53 था ना, 55 पे जाते हैं। 55 पे 55 इज वेरी सिंपल। क्या आंसर है 55 का? फ्रूट। वेरी गुड। नेक्स्ट इज 56। 56 पे जाते हैं। 56 पे कॉकरोच। विच ऑफ द फॉलोइंग, मैंने आपको पहले भी बोला है, ठीक है? विच इज नॉट एन एग्जांपल। जैसे आप क्वेश्चन में नॉट रीड करो ना क्वेश्चन में, सो यू विल ऑलवेज, यू शुड ऑलवेज अंडरलाइन इट, नॉट को अंडरलाइन कर देने का, तो आपका दिमाग वैसे से फिर सोचना शुरू करेगा, तो आप बाकी ऑप्शंस को देखिएगा नहीं, सीधा कॉकरोच मार्क करके आगे बढ़ जाओगे यहाँ पे फिलहाल इस केस। यस सर। हर्माफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल, देखो ब्रैकेट में लिखा है हर्माफ्रोडाइट, बाहर उसका मीनिंग लिखा है बाइसेक्सुअल। सेम बॉडी में मेल एज वेल एज फीमेल पार्ट नजर आएगा।
58 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। 57 58 अपन ने किया नहीं, 57 किया, हाँ 58 एग्जांपल वाला है, वो मैंने नहीं दिया आपको। 58 57 पे जाते हैं। टर्म्स होमोथैलिक एंड मोनोइशियस। होमोथैलिक एक ही बॉडी पे दोनों जन, या मोनोइशियस इट इज बाइसेक्सुअल, इट इज बाइसेक्सुअल। इफ यू नोटिस प्रॉपर्ली, सो बाकी तीनों ऑप्शन सेम कैटेगरी है। देखो यूनिसेक्सुअल कंडीशन, स्टैमिनेट, पिस्टिलेट, ये तीनों सेम कैटेगरी वाले हैं। यस सर। Therefore मैं उनको एलिमिनेट करके I can easily go to the next option. Okay, next कौन सा है इसके बाद? 62 62 zygote is the result by the process of syngamy. Syngamy. Favorite Yes, question. sir. Yes, sir. 65 Yeah. process है, process sequence आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन First option. फर्स्ट ऑप्शन। Gametogenesis, gamete transfer, fertilization, zygote, हाँ correct है, correct है। Sequence 65 का A option is correct। फटाफट से 71 पे जाते हैं। 71 72 First option. Identify produce the following parts of the flowering plant such as ovary, anther, egg, pollen, male gamete, zygote respectively. Zygote is diploid. Check करो last वाला diploid है क्या? हाँ First option. yes first is correct। आपको अगर एलिमिनेट करना है स्टूडेंट्स तो ऐसे एलिमिनेट करने का, जैसे दिया यूज करती है, दिया का ये टेक्निक बहुत अच्छा है, वो सीधा उसमें जाती है जो कि इजीली एलिमिनेट करके अपन ऑप्शन ही हटाते हैं वहां पे। सर फर्स्ट और सेकंड मतलब दोनों में वो जाइगोट का 2n दिया है, इसलिए यस तो अपन उसमें थर्ड और फोर्थ को एलिमिनेट करके फर्स्ट सेकंड में पहुंच गए, उसका सर ओवरी 2n होता है। पॉलन में हाँ सर ओवरी का 2n होता है। करेक्ट। When you speak about ovary, you speak about nucellus. Nucellus is it contains megaspore mother cells which are diploid sporogenous tissue. ठीक है, इसलिए वैसा दिया इसको। 73rd क्वेश्चन पे जाओ। Both 70 हाँ हार्मोन। 71 का आंसर क्या है? 71 का आंसर है A। 73rd का आंसर भी है A, हॉर्मोन्स। हैप्लॉइड। सॉरी पोलन हैप्लॉइड बोला है यहाँ पे। करेक्ट है, पोलन हैप्लॉइड ही है। पोलन इज हैप्लॉइड ना। पोलन मतलब क्या? माइक्रोस्पोर से बना हुआ है ना। माइक्रोस्पोर का डेवलप्ड फॉर्म इज पोलन ग्रेन। ओके क्लियर? ओके नेक्स्ट इज 75। सर मैं 73 की बात कर रहा था। 73 में आपने बोले थे ना कि वो अफेक्ट कर सकता है, उसको एनवायरमेंट फैक्टर से भी अफेक्ट कर सकता है। ये एनवायरमेंट फैक्टर के लिए कौन अफेक्ट करता है? लेकिन वो बोल, ये किसके बारे में बात हो रही है? देख, ट्रांजिशन बिटवीन जुवेनाइल एंड मैच्योर एंड ओल्ड। अपन ने किस में बात किया था? एक्सटर्नल इंटरनल फर्टिलाइजेशन में बात किया था एनवायरमेंट का। हाँ ये अलग है, ठीक है। 75 पे जाओ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस 74 भी था सर। 74 ओके 74 ले लो। मोनोइशियस प्लांट मतलब क्या? Second one. सेकंड करेक्ट आंसर है। ये बहुत सिंपल था यार। 75 पे जाओ। विदाउट द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ पॉलिनेशन। ये तो स्पेसिफिकली दिया है, एंजियोस्पर्म्स मेंशन कर दिया, तो आपको कुछ और नहीं सोचना है इसके केस में। 75 के बाद 93, 95, 98, 93। हाँ देखो ये कैलकुलेशन वापस यहाँ पे आ गया। 93 वाला इन मेज अ मियोसाइट। मियोसाइट मतलब क्या याद आ रहा है? मियोसाइट मतलब क्या? सेल व्हिच इज गोइंग टू अंडरगो मियोसिस। सो उसमें 20 क्रोमोसोम, मतलब ये क्या है? ये डिप्लॉइड कंडीशन है कि हैप्लॉइड कंडीशन? डिप्लॉयड कंडीशन है सर। डिप्लॉइड। मियोसाइट अभी डिप्लॉइड है, अभी वो मियोसिस करेगा, बाद में हैप्लॉइड हो जाएगा। शाबाश, बाद में हैप्लॉइड होएगा। तो जब हैप्लॉइड होगा तो वो 10 हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा 10। So in a myocyte chromosome, what will be the number of chromosomes in its somatic cell? Somatic cells आएगा it will be C. 3 आएगा। सोमैटिक सेल भी डिप्लॉइड है। जबरदस्त क्वेश्चन। यस, सोमैटिक सेल के बारे में पूछा है। तो अगर अपन घाई में यहाँ पे रहे कि मियोसाइट मियोसिस गैमेट तो सीधा आप जाके 10 मार्क कर दोगे 4, पर आंसर इज रॉन्ग। इट इज 20। आंसर आएगा सी आएगा। सी होना चाहिए। यस 95 is very simple, very simple। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, इस पे हमने बहुत टाइम गवाया है। 98 पे जाता हूँ मैं, ठीक है। 98 क्या है? डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम फीमेल गैमेट विदाउट पार्थेनोजेनेसिस। शाबाश। सो दिस इज द आंसर टू दैट कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, ठीक है। With that I'll end this session। 99 99 बाकी है सर। Okay.
Which of the following term, which of the following statements is incorrect? तो अंडरलाइन कर लो पहले, इनकरेक्ट को अंडरलाइन करो. Which of the following statement is incorrect? अंडरलाइन करने का फिर ही आगे बढ़ने का, ठीक है? About post fertilization, ovary grows and largest ripens fruit. Fruit develops into embryo. Petals of flower grow in form of fruit of. Fourth हटा दो, fourth हटा दो. Fourth is incorrect, students. Fourth is definitely. Yes, yes, yes. ठीक है? अगर यहाँ पे थैलामस होता तो क्या बोलते? Thalamus of flower grows and forms a part of fruit. Yeah, it is correct. It is true. ठीक है, it is true. False fruit, उसका term अपन क्या लेते हैं उसको? False fruit. Okay? सर पेरिकैप का क्या मतलब, उसके ऊपर का लेयर रहता है? Pericarp is entire fruit, ऐसे समझिए. Pericarp मतलब fruit. ओके सर. समझा? तो मेरे को 2-3 वर्ड में डाउट था, पार्थेनोजेनेसिस एंड सोमैटिक सेल क्या मतलब क्या होते हैं? सोमैटिक सेल मतलब नॉर्मल सेल. देखिए एक सिंपल सा बताऊं अदनान, सोमैटिक सेल मतलब क्या समझने का. अदनान का जो स्किन का सपोज सेल है, चल स्किन का एक सेल ले ले, लीवर का एक सेल ले ले, समझा, हेयर का एक सेल ले ले, ये सारे सेल सोमैटिक सेल्स होते हैं. समझा? एंड पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस मतलब क्या? विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑर्गेनिज्म पैदा हो गया, दैट इज पार्थेनोजेनेसिस. सो कोई तो एक गैमेट आया ही नहीं, इट इज मोस्टली और इट हैज टू बी 100% ऑफ टाइम मेल गैमेट नहीं आया. क्लियर? एंड हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट मतलब एक ही बॉडी पे दोनों जेंडर्स प्रेजेंट हैं. सो हर्माफ्रोडाइट का एग्जांपल तू अगर ले रहा है, या तू अर्थवर्म ले ले या तू फ्लावर को ले ले, बाइसेक्सुअल फ्लावर जिसमें एंथर एज वेल एज स्टिग्मा दोनों प्रेजेंट हैं और दोनों फंक्शनल है, दोनों फंक्शनल. ठीक है? ओके, थैंक यू सर. ओके, होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, आपको क्लास मॉड्यूल पूरा सॉल्व करना है. ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए, आपके लिए होमवर्क होगा, आपको पूरा का पूरा सॉल्व करना है. जो भी आपको लग रहा है आउट ऑफ एनसीईआरटी है, यू कैन स्किप दैट विदाउट एनी इशू. बट देन आपको वो ग्रुप पे कंफर्म करना भी होगा. ग्रुप पे उसका स्क्रीनशॉट भेजो एंड लेट अदर्स आल्सो कंफर्म कि हाँ दिस इज आउट ऑफ एनसीईआरटी. और कोई और बच्चा आपको कंफर्म करता है नहीं नहीं ये तो हमने एनिमल किंगडम पे पढ़ा है, या ये तो हमने रिप्रोडक्शन प्लांट्स में एग्जांपल पढ़ा है, वहां से वी कैन कनेक्ट दिस प्रॉपर्ली. सो देन इट इज नॉट आउट ऑफ एनसीईआरटी, इट इज जस्ट इंटरकनेक्टेड. ओके, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. आई एंड दिस सेशन. एंजॉय द रेन्स. एंड व्हाट वाज द आंसर फॉर 99? 99 का आंसर था लास्ट Fourth option. फोर्थ ऑप्शन. ठीक है, बाय बाय. थैंक यू सर. बाय सर, थैंक यू सर. थैंक यू सर.